नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर आपको। और आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। आज की क्लास में सबसे पहले बात है कि वर्ष 2026 शुरू हो चुका है। सबसे पहले 2026 वर्ष का नाम देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 वर्ष को 3 नाम दिए हैं। सबसे पहला नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। 2026 वर्ष का ही नाम रहेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स, यानी स्वयं सेवकों का वर्ष, वॉलेंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस साल का नाम रहेगा, यानी स्वयं सेवकों का वर्ष, महिला किसान वर्ष। और तीसरा नाम दिया गया है चारागाहों का वर्ष। व्हाट इज चारागाहों? चारागाह होते रेंज लैंड्स होती है जहां पर पशुओं के लिए, जैसे जीवों के लिए या गायों के लिए जैसे चारागाह होते हैं, उनको नाम दिया गया है। इस साल 2026 में फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंदर होगा। और ये जो वर्ल्ड कप होगा इसके लिए 3 मैस्कोट भी जारी किए गए हैं। तो 2026 वर्ल्ड कप का अमेरिका ने जो मैस्कोट रखा है उसका नाम है क्लच। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो बर्ड ईगल है उसका नाम क्लच है। और इसी प्रकार से मैक्सिको ने अपना जो मैस्कोट रखा है फीफा वर्ल्ड कप के लिए उसका नाम है जायू। जायू क्या है? एक जैगवार है। और तीसरा देश है कनाडा। इसने एक मैपल, जो एक लीफ होती है, पत्ती होती है, उसके नाम पे इसका नाम रखा है। आज 2026 में भारत सरकार द्वारा कैलेंडर वर्ष 2026 की थीम भी रखी गई है। 2026 वर्ष के लिए भारत सरकार ने भी 3 नाम रखे हैं। भारत सरकार का जो नाम है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन है। 2026 वर्ष के नाम भारत में 3 हैं। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन है। दूसरा नाम है इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई है। तीसरा नाम बात करें इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो भारत ने इस साल के 3 नाम रखे हैं। भारत ने इस साल की थीम रखी है सेवा, सुशासन और समृद्धि। सेवा, सुशासन, समृद्धि, ये 2026 की थीम है भारत के लिए। भारत सरकार में ऐसा सबसे पहला राज्य है जिसका नाम गुजरात है। गुजरात ने एक एआई डिपार्टमेंट बना दिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस रखा गया है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में। तो गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एआई का डिपार्टमेंट रखा है। 2026 में ही कॉमनवेल्थ खेल होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, जिनको पहले बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहते थे। 2026 के ये गेम ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होंगे। डीआरडीओ ने एक बहुत अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है प्रलय। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। और ये मिसाइल का इन्होंने साल्वो लॉन्च किया है। साल्वो का मतलब होता है एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें लॉन्च कर देना, यानी कि थोड़े समय के अंतराल से एक मिसाइल लॉन्च हुई और थोड़ी समय बाद उसी लॉन्चर से दूसरी मिसाइल को लॉन्च करना साल्वो कहलाता है। ऐसी टेक्निक दुनिया के बहुत ही थोड़े देशों के पास है। तो भारत ने भी इस टेक्निक को प्राप्त किया है। तो ये डीआरडीओ ने एक प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया है। 2025 जो वर्ष था इसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्नों की संख्या हर साल के लास्ट में देखते हैं हम। 2025 साल जो खत्म हुआ था तो 2025 वर्ष के अंत में महारत्नों की संख्या थी 14। महारत्न होते हैं, महारत्न कौन कौन से हैं? ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, भेल, गेल, आईओसी, सीआईएल, ओआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीएफसीएल, पावर ग्रिड, आरईसी और हॉल भारत की 14वीं महारत्न है। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 है। 26 हम बात करें 25वीं और 26वीं भारत जो नवरत्न है उनके नाम आपके सामने है। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भारत की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी है। और भारत में 59 कंपनियां नवरत्नों, मिनी रत्नों में आती है। 59 आती है जो मिनी रत्नों में आती है। ये 2025 की एक बहुत बड़ी न्यूज रही। और एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसने एक लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नाम है गज। क्रेडिट कार्ड का नाम है गज। गज जो क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जिसको कि बैंक देखेगा कि जिसकी लेन देन अच्छा है, जिसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, जो बैंक का रेगुलर कस्टमर है। बैंक की इच्छा पर दिया जाएगा, हर एक किसी को अप्लाई नहीं करना, किसी को भी बैंक अपने आप ही देगा। ऐसा कुछ लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आप जानते हैं कि भारत में जो सरकारी पेंशन फंड डिपार्टमेंट होता है भारत का, उसका नाम होता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और भारत में 2004 से पहले, 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग नौकरी लगे थे उनको हम एनपीएस, उनको हम ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको मिलती है पेंशन। 1 जनवरी 2004 के बाद जो नौकरी लगे हैं
उनके लिए एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम आ गई। और 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नौकरी लगे हैं उनके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, या तो वो एनपीएस में भी जा सकते हैं या वो यूपीएस में भी जा सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो एनपीएस का काफी लोगों ने विरोध भी किया। तो अभी भारत का जो पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है, जिसके चेयरमैन का नाम है सुब्रमण्यम रमन, इन्होंने एक एनपीएस के एक ऊपर ट्रस्ट बोर्ड बनाया है, एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड बनाया है। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो एसबीआई की रिटायर चेयरमैन को बनाया गया है। एसबीआई की पुराने रिटायर चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार जो खारा जी हैं वो बना दिए गए हैं एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के नए अध्यक्ष। ये एक नया बोर्ड बनाया गया है। और भारत के जो कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं, अब उनको भी परमिशन दे दी गई है कि वो इंडिपेंडेंट रूप से पेंशन फंड बना सकते हैं। अब भारत के कॉमर्शियल बैंक, चाहे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, वो भी पेंशन फंड बना सकता है अपना। और सरकार ने कहा है कि जो पेंशन फंड की मैनेजमेंट की फीस है, वो जैसे जैसे आपका फंड बड़ा होगा वैसे वैसे फीस का जो भार है कस्टमर के ऊपर थोड़ा आएगा। एक उदाहरण के लिए बात करें, जब किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपए तक का किसी का फंड है, तो उस पर जो उसके पैसे को मैनेज करने की जो फीस है, आप जानते हैं कि एनपीएस में जो आपके खाते से पैसे की कटौती होगी और आपके पेंशन फंड में जो पैसा डाला जाएगा उसको शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न आए। जब आप रिटायरमेंट हो तो आप जानते हैं कि अगर आपके पैसे को इक्विटी में लगा देंगे तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा फंड के रूप में बन जाएगा। तो जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, अगर आपके 25,000 रुपए तक जब आपका AUM होगा, असेट्स अंडर मैनेजमेंट होगी, आपका पैसा 25,000 रुपए तक होगा, उस समय तक आपके पैसे पर 0.12% चार्ज लगेगा। लेकिन जब ये आपका फंड बढ़ के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा, तब ये जो चार्ज है वो 0.04% रह जाएगा। मतलब आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज भी घट जाएगा। इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और एनपीएस योजना आपको बेनिफिट वाली नजर आएगी। ऐसा कुछ इन्होंने तो एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड बनाया गया है, जिसके चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक डिपार्टमेंट है भारत का सांख्यिकी डिपार्टमेंट है। उसका नया लोगो और उसका नया शुभंकर लॉन्च किया गया है। भारत के सांख्यिकी विभाग का, हमारे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का नया लोगो जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस लोगो के बीचों बीच आपको रुपए का सिंबल भी दिखाई दे रहा है। आपके इसके बीचों बीच आपको आर लिखा हुआ रुपए का सिंबल भी दिखाई दे रहा है। और इसका एक मैस्कोट लॉन्च किया गया है। इसके मैस्कोट का नाम है सांख्यिकी। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपना नया मैस्कोट लॉन्च किया था लास्ट ईयर। उसका नाम था मधुकर। मधु का मतलब स्वीट और मधुकर उसका मतलब टैक्स होता है। मधुकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शुभंकर है, मैस्कोट है। उसी प्रकार से हमारे देश के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट का नया जो मैस्कोट है उसका नाम है सांख्यिकी। दीप्ति शर्मा को पढ़ेंगे। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 से ज्यादा विकेट लेकर भारत की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। तो भारत की एक गेंदबाज है दीप्ति शर्मा। दुनिया में सबसे अधिक T20 महिलाओं में विकेट इसी के पास है। काम्या कार्तिकेयन एक लड़की है, सबसे छोटी उम्र की लड़की है काम्या कार्तिकेयन। इसके फादर जो है नेवी के ऑफिसर है। ये दुनिया की सारी ऊंची चोटियां जो हैं, चाहे एशिया के माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो है, यूरोप के माउंट एल्ब्रुस है और उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली है, और इस तरह से दक्षिणी अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और सारे महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर तो जा ही चुकी थी। और दुनिया भर में 2 पोल हैं। अगर नक्शा देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ आता है साउथ पोल होता है। यानी कि पृथ्वी का बिल्कुल धुरी लास्ट वाला सिरा, जहां पर -30 डिग्री से ज्यादा तापमान रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, कोई मानव वहां नहीं रहता, वहां पर इसने स्केटिंग की है और ये दक्षिणी ध्रुव पे भी पहुंच चुकी है। अब सिर्फ इसका अंतिम पड़ाव रह गया है, नॉर्थ पोल रह गया है, उत्तरी ध्रुव रह गया है। और जब ये उत्तरी ध्रुव पे भी जाएगी, ये दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियों पर जाने वाली सबसे छोटी उम्र की लड़की तो है ही, और दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाली भी सबसे छोटी उम्र की लड़की बन गई है। अगला इसका लक्ष्य है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। ऊपर जो हमें नक्शे में दिखाई देता है बर्फ जमी हुई, वहां पर भी अगर ये जाके आ गई तो ये एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली दुनिया की सबसे छोटी उम्र की लड़की बन जाएगी। इस लड़की का नाम है काम्या कार्तिकेयन। एशिया कप हॉकी की प्रतियोगिता चल रही है और एशिया कप हॉकी की इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है चीन ने और सिल्वर मेडल जीता है भारत की लड़कियों ने। तो भारत की लड़कियों ने एशिया कप हॉकी में सिल्वर मेडल जीता है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एआई को बढ़ाने के लिए एक चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज का नाम क्या है? स्किल द नेशनल चैलेंज है।
स्किल द नेशनल चैलेंज का मतलब है युवाओं को एआई के प्रति जागरूकता देना, एआई बढ़ाना, तो ये इसका मकसद है। तो भारत के युवाओं को एआई कौशल सिखाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ये चैलेंज शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला ऐसा राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने विजय पथ नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है कर्नाटक के स्कूलों में। विज एआई पथ, विज का मतलब है विजयनगर, कर्नाटक का एक शहर है विजयनगर। विजयनगर जिले के 5 स्कूलों के अंदर एआई और रोबोटिक्स और स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स को सिखाने के लिए एक एआई से प्रोग्राम शुरू किया है। अगर ये वहां पर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा अगले फेज में। गिनी देश में भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और गिनी देश में पहले काफी समय से एक डिक्टेटर का राज था, वहां के सेनाध्यक्ष का राज था। वहां पर अभी इलेक्शन कराए गए और वो डिक्टेटर भी दोबारा चुनाव में खड़ा हो गया और वो चुनाव जीत गया है। तो अब गिनी देश का नया राष्ट्रपति बना है, क्या नाम है, मामादी डुम्बुया। ये गिनी देश का नया राष्ट्रपति बन गया है। हम देखते हैं भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर जो रेलगाड़ी है ये गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में चलाई जाएगी। भारत में किसानों को मिलने वाला फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है जो किसानों को दी जाती है, इसको पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम से इसको जोड़ दिया गया है। तो किसानों को मिलने वाली जो फर्टिलाइजर जो होती है, जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है, अब इसमें जो है इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। उसका नाम है PFMS पोर्टल है। भारत सरकार का ये पोर्टल है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल है, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी सरकारी वेतन, सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सब्सिडी, गवर्नमेंट जब किसी को भी किसी चीज का भुगतान करती है तो इस पोर्टल से करती है, PFMS पोर्टल। इससे उर्वरक को भी जोड़ दिया, फर्टिलाइजर को भी जोड़ दिया। जिस किसान को फर्टिलाइजर जाएगा उसका आधार नंबर से जुड़ा जाएगा और इसे ट्रैक करना इजी हो जाएगा कि PFMS पोर्टल से कौन कौन सा किसान कितनी बार फर्टिलाइजर लेके जा चुका है, कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा। और अब जानते हैं कि जो शतरंज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिताएं चल रही है, दोहा में चल रही है। कतर की राजधानी दोहा है। एक तो शतरंज की क्लासिक प्रतियोगिताएं होती है, क्लासिक चेस होता है, उसमें 2 घंटे का गेम होता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो 2 घंटे नहीं देख सकते। जैसे पहले क्रिकेट मैच जो होता, टेस्ट मैच खेला कर देखते थे लोग, 5 दिन चलता था टेस्ट मैच, लोग देख लेते थे। फिर जमाना आ गया ODI का, वनडे इंटरनेशनल का जमाना आ गया, 50-50 ओवरों के मैच कर दिए गए। फिर जो नई जनरेशन आई 50 ओवर भी नहीं देख पाती, 20-20 ओवरों के मैच आ गए, T20 आ गया। अब लोग 20 ओवर भी नहीं देख सकते, कहते जल्दी रिजल्ट बताओ जी, अब 10-10 ओवरों के मैच आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो 2 घंटे की शतरंज प्रतियोगिता होती है इसे क्लासिक चेस कहते हैं। जो आधे घंटे की चेस प्रतियोगिता होती है उसे रैपिड चेस कहते हैं। जो 5 मिनट की प्रतियोगिता होती है उसे ब्लिट्ज चेस कहते हैं। तो अभी हाल ही में ब्लिट्ज चेस और रैपिड चेस प्रतियोगिताएं हो रही है। यह प्रतियोगिता दोहा में हो रही है। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। अब देखते हैं कि जो रैपिड और ब्लिट्ज प्रतियोगिता है दोनों की दोनों, ये मैग्नस कार्लसन ने जीती है। दोनों पुरुषों की किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने जीती है। देखते हैं रैपिड प्रतियोगिता महिलाओं में किसने जीती है। इस महिला ने जीती है, ये रशियन महिला है। इसका नाम है अलेक्जेंड्रा गोयरा चकिन। ये रशियन प्लेयर है, इसने जीती है रैपिड प्रतियोगिता। और जो ब्लिट्ज प्रतियोगिता है, जो 5 मिनट की प्रतियोगिता होती है, वो कजाकिस्तान की प्लेयर ने जीती है। अबू धाबी के अंदर भारत और UAE की सेनाओं के बीच एक अभ्यास हो रहा था। इसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का अभी समापन हो गया है। तो भारतीय सेनाएं अबू धाबी से वापस भारत आ रही हैं। तो बताइए डेजर्ट साइक्लोन सेकंड अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। 26 जनवरी 2026 के चीफ गेस्ट कौन होंगे? हम हर साल एक मुख्य अतिथि को बुलाते हैं। भारत का सबसे पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जब 1950 को हुआ था, तब हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत में बुलाया था। और लास्ट ईयर 2025 में भी हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया था। शुरुआत हुई थी तब भी इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था 1950 में, और 2025 में भी इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था। अब 2026 में कौन आएगा? 2026 में यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन, फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की सबसे ताकतवर महिला उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भारत आएंगी। इनके साथ में आएंगे एंटोनियो कोस्टा, वो भी यूरोपियन यूनियन के एक बड़े लीडर हैं। तो 2 भारत के चीफ गेस्ट होंगे, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। हम इनको दिखाएंगे परेड। पहले हमारे 26 जनवरी की परेड राजपथ पे होती थी, लेकिन अब ये राजपथ का नाम बदल के कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। तो कर्तव्य पथ पे इस बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तो झांकियां,
या टेबल यू वगैरह जो होती परेड वगैरह दिखाई जाएंगी, लेकिन इस बार पहली बार एनिमल कॉन्टिंजेंट जो है, आर्मी के एनिमल कॉन्टिंजेंट, उनको भी शामिल किया जाएगा। हमारी नेवी में बहुत सारे जानवरों भी होते हैं जो आर्मी की हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे आर्मी के जवान की ड्यूटी लगी सियाचिन पे लगी है, सियाचिन ग्लेशियर, बर्फीला ग्लेशियर, अचानक बर्फीले बर्फ का तूफान आ गया और सारे सैनिक उसके अंदर दब गए। ऐसा हुआ था आज से 10 साल पहले, एक बर्फीला तूफान आया, हमारे सैनिक वहां सियाचिन ग्लेशियर पे -30 डिग्री तापमान पे खड़े हैं और दुश्मन के ऊपर निगाह रख के खड़े हैं। तो इतने में क्या हुआ कि बर्फीला तूफान आया बहुत जोर से और सारे सैनिकों के ऊपर आके गिर गया और सैनिक नीचे दब गए। फिर हमारे देश में एनिमल निकाले गए, डॉग निकाले गए, उन्होंने ढूंढे कि यहाँ इसके नीचे आदमी है, यहाँ ढूंढो, यहाँ सूंघ लेते हैं यहाँ इंसान है। फिर वो ढूंढा, वो एक इंसान जीवित निकल गया उसमें, हनुमंत थप्पा, वो 10-12 दिन तक जीवित रहा था, जिंदा मिल गया। बाद में वो चूंकि काफी दिन तक बर्फ में रहा, वो बाद में एक्सपायर हो गया था। तो ये डॉग भी हमारी आर्मी में, ये ऊंट जो होते हैं, बाज जो होते हैं, इनकी भी परेड होगी इस बार। और भारत की जितनी भी खेल से संबंधित जो संस्थाएं हैं, चाहे आईसीसी है, चाहे बैडमिंटन फेडरेशन है, चाहे फुटबॉल फेडरेशन है, जितनी भी भारत की खेल की संस्थाएं हैं, उनको एक एक्ट के दायरे में लाया गया है। भारत में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो गया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2026, और भारत में खेलों की एक बहुत बड़ी संस्था बनाई, एक बोर्ड बनाया गया है, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोप के देश जो है आपस में लड़ाई नहीं करते, उनके आपस में बॉर्डर भी खुले हुए हैं। एक वीजा आता है शेंगेन वीजा, यूरोप के देश में एक देश से दूसरे देश में अगर यूरोपियन लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक ही वीजा से 28 देश देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा भी एक जैसी कर ली है, करेंसी भी एक जैसी कर ली है। अभी 1 जनवरी 2026 को यूरोप का एक देश है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया ने अपनी मुद्रा लेव से बदलकर यूरो कर लिया है। तो इस प्रकार से यूरो जोन में शामिल होने वाला ये 21वां देश बना है। तो यूरो जोन में कितने देश हो गए? 21 देश हो गए हैं। इनके अंदर यूरो मुद्रा चलती है और ये सारी मुद्रा एक ही जगह छपती है, जर्मनी के शहर है फ्रैंकफर्ट में छपती है और ईसीबी में छपती है। ईसीबी होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और इन 21 देशों में जो नोट होते हैं यूरो पे, उस पे एक के ही साइन है, वो है क्रिस्टीना लोगार्ड। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन कौन है? नाम है क्रिस्टीना लोगार्ड। आप देखेंगे चाहे भारत की मुद्रा रूपी है, पाकिस्तान की रूपी है, श्रीलंका की रूपी है, मालदीव की रूपी है, नेपाल की रूपी है, इंडोनेशिया की रूपी है, सेशल्स की रूपी है, मॉरिशस की रूपी है, लेकिन इन सबकी जो गवर्नर हैं वो अलग अलग हैं, साइन अलग अलग लोगों के होते हैं, एक नहीं कह सकते, इनके रेट अलग अलग है। लेकिन ये जो यूरो है ये एक सा यूरो है, एक ही व्यक्ति साइन करता है, एक जैसा रेट है। तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, भारत की आजादी के जब 80 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन लॉन्च की जाएगी। ये होगी 15 अगस्त 2027। 15 अगस्त 2027 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जापान के सहयोग से ये बुलेट ट्रेन, ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा घोषणा की गई है। तो ये बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज में और भी बहुत सारी न्यूज हैं, जैसे कि आयुष मंत्रालय जो होता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा, रिक्पा जो इन सारों के डेज मनाए जाते हैं। जैसे भारत में आयुर्वेदा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2025 में पहली बार 23 सितंबर को आयुर्वेदा दिवस मनाया गया। पहले आयुर्वेदा दिवस भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन वाले दिन, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस वाले दिन मनाते थे, लेकिन अब से गवर्नमेंट ने उसे 23 सितंबर का दिन घोषित कर दिया है, जिस दिन धरती पे दिन रात बराबर होते हैं। आयुष में यू का मतलब आयुष, आयुष में ए का मतलब तो आयुर्वेद हो गया, वाई का मतलब होता है योगा। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यू का मतलब यूनानी होता है, यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को हकीम अजमल खान का जन्मदिन होता है और 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर आती है सिद्धा। ये जो सिद्धा है ये अगस्त्य मुनि ने इसको बनाया था। ये सिद्धा का डे भी भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी को मनाया जाएगा, मंगलवार को मनाया जाएगा। तो भारत में इस साल का सिद्धा दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? 6 जनवरी को मनाया जाएगा। ये भी आज की बड़ी न्यूज है। नेशनल सिद्धा डे 6 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। ये तमिल का जो पंचांग है उसके अनुसार नक्षत्रों के हिसाब से होता है। हर साल इसका डे अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। और होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन का जन्मदिन होता है। आज की क्लास में ये भी देखेंगे। और आज की क्लास में एक देखेंगे, एक देश है पेरू। पेरू देश ने जो है मधुमक्खियों को भी अधिकार दे दिया है। अब कोई मधुमक्खियों का शिकार नहीं करेगा। ऐसी मधुमक्खी जो है जो किसी को काटती नहीं है, बिना डंक वाली जो मधुमक्खी है, अमेज़न, ये सिंगल जो ये होती है ना, लेस होती है बी,
उसको मान्यता दे दी है पेरू को। पेरू की राजधानी लीमा है। आज अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो आपको दिखाई दे रहे हैं निकोलस मादुरो और इनकी बीवी जो है सिलिया फ्लोरेंस, उन दोनों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। तो अभी कौन से देश के राष्ट्रपति और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका ले गए हैं? वेनेजुएला। वेनेजुएला पर अटैक किया गया है और इस बार आप देखेंगे कि शांति का नोबेल भी वेनेजुएला की एक महिला को दिया गया था, मारिया कोरिना मचादो को, जिसने निकोलस मादुरो के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो अभी निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला, वैसे वेनेजुएला एक ओपेक देश भी है, कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं, इसकी धरती के नीचे तेल भी है। तो क्या रीजन हो सकता है अटैक करने का, वो अभी दिखेगा। आज अमेरिका ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे न्यूज में हम देखेंगे, ये आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही है, भारतीय हॉकी टीम जो महिलाओं की हॉकी टीम है उसके नए कोच बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? ये डच हैं और ये इंग्लैंड के रहने वाले, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इनका नाम है श्योर्ड मारिजने। ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बना दिए गए हैं। हरदीप सिंह आलूवालिया केनरा बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। तो हरदीप सिंह आलूवालिया को कौन से बैंक के एमडी सीईओ बनाया गया है? केनरा बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है। भारत की डायमंड सिटी और भारत का टेक्सटाइल हब सूरत शहर, सूरत भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो स्लम मुक्त है। वहां पर झुग्गी झोपड़ियां नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी मजदूर या गरीब तबके के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको वही मंजिला इमारतों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है। भारत की पहली स्लम मुक्त शहर बना है सूरत। 1 जनवरी 2026 से भारत में 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और इसकी अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। 19 सितंबर 1960 भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान, उनके बीच में एक संधि हुई थी। 6 नदियों की यह संधि थी। इसको इंडस वैली ट्रीटी कहते थे। इसमें इंडिया को 3 दी थी नदियां और 3 नदियां पाकिस्तान को दी थी। भारत को जो 3 मिली थी रिवर्स, जो कि भारत से ही निकलती है, कश्मीर से निकलती है, उन 3 नदियों का नाम है रावी, व्यास और सतलुज। ये इंडिया की रिवर्स है, इसका पानी भारत को मिलेगा। और 3 रिवर हमने पाकिस्तान को दी थी। उन 3 रिवर का नाम है सिंधु, झेलम और चिनाब। अब क्या हुआ है कि भारत ने चिनाब नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया है। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब है पानी से बिजली बनाने का प्लांट बनाया है। पाकिस्तान ने कहा है, विरोध किया है कि मेरी नदी है, ये पानी क्यों बना रहा है? हमने कहा हमने तेरा पानी नहीं रोका, ना ही हमने कोई तेरे पानी को डैम से इकट्ठा किया है। तो हमने जो है, हमने सिर्फ क्या किया है, जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर टरबाइन ही तो लगाई है। हमारी धरती है, हम टरबाइन लगा सकते, तेरा पानी रोके तो बता। ये जो इंडस वैली ट्रीटी थी ना, इसके बीच में मीडिएटर था विश्व बैंक। ये शिकायत वर्ल्ड बैंक को की है। देख, तो बीच में था जब अपने बीच में ये समझौते हुए थे। तो अभी भारत में ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ था, तब भी हमने इंडस वैली ट्रीटी को रद्द कर दिया था। हमने कहा हम नहीं मानते इस ट्रीटी को। तो ये हुई कब थी? 19 सितंबर 1960 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुई थी। 3 नदियां भारत को मिली थी। कौन कौन सी नदियां? रावी, व्यास और सतलुज। और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, सिंधु, चिनाब और झेलम। भारत का पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल जिसमें एआई का शुरू किया गया, क्लिनिक शुरू किया गया है। कौन सा एआई क्लिनिक है? GIMS क्लिनिक है। ये ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। GIMS की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एआई क्लिनिक खोला गया है। COP 31 की बैठक। COP 31 की बैठक होती है, जलवायु परिवर्तन की बैठक है, जिसका मतलब, जिसको आयोजित किसके द्वारा करवाया जाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये COP 31 की बैठक इस साल जो है वो टर्की में होनी है। वैसे आपको पता है कि मेजबानी ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहा था, लेकिन ये मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिली, ये मेजबानी टर्की देश को मिली है। एक बैठक होती है, चोगम की बैठक है। चोगम की बैठक में वो देश भाग लेते हैं जो किसी भी समय में अंग्रेजों के गुलाम थे। मतलब कि जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वो इस मीटिंग में भाग लेते हैं। चोगम की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये इस बार की 2026 की जो बैठक है एंटीगुआ बारबुडा में होगी। एंटीगुआ बारबुडा में 28वीं चोगम की बैठक होगी। और इस बार चोगम की बैठक को कौन होस्ट करेंगे? किंग चार्ल्स III, जो कि यूके के राजा हैं, वो इस मीटिंग को करेंगे होस्ट। इस महिला का नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। ये वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट बना दी गई है। गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें लॉन्च कर दी हैं, सेम रखी हैं, चेंज नहीं किया गया। तो भारत में सबसे अधिक स्मॉल सेविंग स्कीम जिसमें सबसे अधिक इंटरेस्ट होता है वो बनी है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका ब्याज दर 8.2% है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है उसका भी ब्याज दर 8.2 है। फिर हम देखेंगे आसियान की बैठक 2026। आसियान की बैठक की मेजबानी करेगा फिलीपींस। इस बार आसियान की बैठक जो है वो मलेशिया में हुई थी, मोदी जी ने भाग नहीं लिया उस मीटिंग में। तो ये मीटिंग जो है आसियान की बैठक इस बार फिलीपींस में होनी है। भारत जो है चीन को पछाड़कर दुनिया के राइस उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। हमने इस साल में 150.18 मिलियन टन हमने राइस उत्पादन किया है, जो कि
नंबर 1 है, दुनिया में हम नंबर 1 हो गए हैं, चीन को हमने पछाड़ दिया। सबसे पहली न्यूज ये है। दूसरे, मॉरिशस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम है धर्मवीर गोकुल, आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश में ये विश्व तेलुगु सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। थोड़े समय पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे, नवीन चंद्र राम गुलाम। और इस साल मॉरिशस का मार्च में जब स्वतंत्रता दिवस था 12 मार्च को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके देश में चीफ गेस्ट थे। तो उनके स्वतंत्रता दिवस पर भारत के मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाया था। अभी भारत में मॉरिशस के राष्ट्रपति भारत आए हुए। जो ये जहाज आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम समुद्र प्रताप है। ये भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये समुद्र में जो प्रदूषण होता है, समुद्र में बहुत बार ऐसा होता है कि मर्चेंट नेवी जहाज कोई समुद्री तेल लेके आ रही है और वो जहाज का तेल जो है समुद्र में फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? हमारे देश में हमारे समुद्रों के अंदर किसी को बचाना है तो ये वेसल समुद्र प्रताप उस समय यूज में लिया जाएगा। और किसी जैसे कोई बचाव है, किसी को खोजना है तो भी ये वेसल काम आएगा। ये भारत में बना है, 60% इंडिजीनियस भारत में बना है। गोवा में इसको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको शामिल किया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होने वाला हमारा जो ये वेसल है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी बताई थी, मुंबई के अंदर अरब सागर के अंदर एक एक्सरसाइज भी हुई है पॉल्यूशन कंट्रोल पर, कि कभी ऐसा कुछ हो जाए, किसी समुद्र में तेल का रिसाव हो जाए तो कैसे उस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। उसका नाम था रिप्रेक्स था। रिप्रेक्स का मतलब था रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज 2025 थी। ये मैंने आपको पहले बताई थी। वडोदरा के अंदर होने वाला है वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंटर 2026 का आयोजन होना है। भारत में टेबल टेनिस की प्रतियोगिता होनी है, यूथ के लिए होनी है। अंडर 17 और अंडर 19 साल के जो छोटे बच्चे हैं वो भारत में वडोदरा के अंदर आएंगे। और ये दूसरी बार वडोदरा में इसका आयोजन हो रहा है, सेकंड टाइम लगातार वडोदरा में हो रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम अभी शुरू हो गए हैं। बीच होते हैं समुद्र के किनारे, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। आजकल इन सभी जो यूटीज है इनको इकट्ठा कर दिया गया है। दादरा नगर हवेली दमन और द्वीप, इनकी राजधानी बना दी गई है दीव। तो दीव के अंदर होंगे ये खेलो इंडिया बीच गेम्स। अभी थोड़े दिन पहले दिसंबर महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हुए हैं और इनका मैस्कोट क्या था? खमा घड़ी, ऊंट है खमा घड़ी। इनका मैस्कोट क्या है? द पर्ल द डॉल्फिन। ये आपको एक डॉल्फिन दिखाई दे रही है और ये इनको इसका मैस्कोट बनाया गया है। और ये जो मैस्कोट है इसका नाम है पर्ल है। और इसका जो इस बार का जो थीम सॉन्ग रखा गया है, खेल के सितारे दीव के किनारे, दीव समुद्र के किनारे, खेल के सितारे दीव के किनारे। ये रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस। अभी भारत में इंडिया एआई समिट होनी है। पिछले साल जो हुई थी पेरिस फ्रांस में हुई थी, इस बार भारत में होनी है। एआई के ऊपर रूल बनाने के लिए, एआई का इंपैक्ट देखने के लिए, एआई का इंपैक्ट बहुत सारे क्षेत्रों में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम, शिक्षा के क्षेत्र में, हम हेल्थ के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, हर सेक्टर में एआई का प्रयोग किया जा सकता है। तो एआई रीजनल एआई इंपैक्ट समिट जो होनी है वो राजस्थान के अंदर होनी है, जयपुर में होनी है। भारतीय सेना ने 2026 में नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है। अब जानते हैं कि भारतीय आर्मी जो है हर साल को एक नाम देती है। 2024 में हमने नाम दिया था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि सुधारों का वर्ष। 2025 में भी इन्होंने वर्ष का नाम दिया था नेशनल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, यानी कि तकनीकों को अपनाने वाला वर्ष था। अब 2026 वर्ष को नाम दिया गया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ये सूर्यकांत हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 54 बैठते हैं जज, 34 जज होते हैं, 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और उनमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 53वां सीजीआई है, उसका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। अभी नवंबर में बने हैं, हरियाणा के हिसार से हैं, और हरियाणा हिसार के ये सबसे पहले चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने अभी भूटान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ एक समझौते पे इन्होंने हस्ताक्षर कर लिया है। वो है ये एक्सचेंज करेंगे, क्लरिकल को एक्सचेंज करेंगे, ताकि भारत की सुप्रीम कोर्ट को अच्छा माना जाता है, तो ये इनके बीच में ये लॉ क्लर्क एक्सचेंज समझौता हो गया है। 26 जनवरी 2026 इंडिया का रिपब्लिक डे, ये होंगी, और इनके साथ में यूरोपियन कमीशन के और भी लीडर्स आएंगे। आइए देखते हैं ये कौन है। इस महिला का नाम है उर्सुला वोन डेर लेयन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। तो ये भारत के रिपब्लिक डे की मुख्य अतिथि रहेंगी। इनके साथ आएंगे एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट होंगे वो। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों भारत के चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से जितने भी भाषण दिए हैं उनका उर्दू में अनुवाद कर दिया गया है। एक किताब निकाली गई है खुतबात मोदी लाल किले की फजील से।
ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों की उर्दू में अनुवाद की गई एक किताब लॉन्च की गई है। क्या नाम है किताब का? खुतबात मोदी लाल किले की फजील से। संपन्न नाम से एक पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है दूर संचार के टेलीकॉम सेक्टर के जो रिटायर एम्प्लॉई हैं उनके लिए, संपन्न नाम से शुरू किया गया है। संपन्न की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। सिस्टम फॉर अकाउंटिंग मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इंडिया एनर्जी वीक 2026, इंडिया एनर्जी वीक के बारे में देखेंगे ये कहां पर संपन्न हुआ और इसमें क्या क्या चीजों पर बात की गई। ये गोवा में आयोजित किया गया इंडिया एनर्जी वीक। भारत का एक आईआईटी है, आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास अब इसका एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है, इसको ग्लोबल बना दिया गया है। इसके ग्लोबल खोले जाएंगे, कैंपस खोले जाएंगे, विदेशों में इसकी ब्रांचें खोली जाएंगी, इसके फॉरेन रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। अब ये हो गया है आईआईटीएम का मतलब आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटीएम ग्लोबल। अब इसका एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च हुआ है आईआईटीएम ग्लोबल। पाकिस्तान ने एक मिसाइल, क्रूज मिसाइल लॉन्च की है और इस 600 किलोमीटर की रेंज है। इस मिसाइल का नाम है तैमूर। तो ये तैमूर नाम से एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक, भारत को कैसे एनर्जी ट्रांजिशन करनी है, फॉसिल फ्यूल से कैसे नॉन फॉसिल फ्यूल पे जाना है और कैसे क्लीन एनर्जी यानी कि विंड से एनर्जी, सोलर से एनर्जी, हाइड्रो से एनर्जी, न्यूक्लियर से एनर्जी कैसे बनाएं। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन गोवा में किया गया। हैदराबाद के 2 स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस। एक का नाम है टेक मी टू स्पेस, दूसरे का नाम है इओन स्पेस लैब। इन्होंने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ये भारत का जो ये सैटेलाइट है MOI-1 एक प्राइवेट सेक्टर ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किया है। 2 प्राइवेट एजेंसियों ने मिलकर लॉन्च किया है, टेक मी टू स्पेस, दूसरी का नाम है इओन स्पेस लैब। फिर हम देखेंगे अमेरिका के अंदर एक बर्फीला बॉम्ब साइक्लोन आया है, इजरा नाम से एक बर्फीला तूफान विंटर स्ट्रोम आया है अमेरिका के अंदर। इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल प्रकार की फोर्स बनाई है। इस फोर्स का नाम है भैरव। क्या नाम है इस फोर्स का? भैरव फोर्स में वही सैनिक हैं जो कि आजकल की मॉडर्न जो टेक्निक है, लड़ाई की टेक्निकों को यूज कर सकते हैं। जैसे ड्रोन का व्यापक उपयोग कर सकते हैं, जिनको ड्रोन चलाने आते हैं, जो कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस में उनका प्रयोग करेंगे। हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्स बनाई है जिसका नाम है भैरव। अचानक ही लड़ाई हो जाए तो हमें अचानक कोई फोर्स चाहिए, तो कौन सी फोर्स काम में आएगी? भैरव। फिर आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया रिद्धिमा पाठक को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्रेजेंटेशन पैनल से बाहर निकाल दिया गया है। एक किताब लिखी गई है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो ये प्रेम प्रकाश की किताब। भारत की एक मराठी भाषा की फिल्म है, मराठी भाषा की इस फिल्म का नाम है दशावतार। ये ऑस्कर में जाने वाली पहली मराठी मूवी बन गई है। ऑस्कर 2026 जो ये फरवरी मार्च में होता है, 2026 में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसमें भारत की तरफ से ऑफिशियल फिल्म जो जाएगी उसका नाम है होम बाउंड मूवी की जो डायरेक्टर है वो नीरज गायवान है और इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है वो करण जौहर है। लेकिन ये जो मूवी है दशावतार, ये मराठी भाषा की मूवी है और इसको उन्होंने ऑस्कर के लिए कंटेंशन लिस्ट होती है जिसको ऑस्कर वाले अपने आप ही उठा लेते हैं। एक तो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री होती है, वो तो है होम बाउंड। जो ऑस्कर वालों ने जिस मूवी को पसंद किया है और वो उसको इस लिस्ट में शामिल किया है वो एक मराठी मूवी है जिसका नाम है दशावतार। EB4 नाम से एक बिजनेस वीजा हमने चीन नागरिकों के लिए शुरू किया है भारत में। भारत की जीडीपी के NSO द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत की जीडीपी रह सकती है 7.4%। भारत की एक सरकार है तेलंगाना सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के वुमेन्स डिपार्टमेंट के साथ एक समझौता किया है, MOU साइन किया है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जिसमें हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, उसके लिए किया है। और यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव यानी कि महिला पुरुषों का भेदभाव ना हो हमारे राज्य में। तो तेलंगाना सरकार ने MOU साइन किया है UN वुमेन के साथ। पंखुड़ी, यहां पर आपके सामने लिखा होगा पंखुड़ी। महिला व बाल कल्याण विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। UIDAI ने आधार सेवाओं को सरल बनाने के लिए उदय नामक एक मैस्कोट लॉन्च किया है और ये मैस्कोट जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये अरुण गोकुल ने बनाई है। केरल, ये त्रिशूर के हैं और ये नाम उदय जो दिया है रिया जैन ने दिया है। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अटैक को 1000 साल हो गए हैं और इसको दोबारा बनाने को भी 75 साल हो गए हैं। इस साल को हम मना रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहे हैं। आज 9 जनवरी है। आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आए थे। तो आज ही का दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है।
बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है। भारत में अगर किसी इस उम्र से छोटे किसी की शादी होती है तो इस पर एक एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके तहत अगर किसी की इस उम्र से छोटी उम्र में शादी होती है तो वो शादी वॉइड हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन अब भारत कहता है कि 2030 तक हम चाइल्ड मैरिज फ्री भारत बनाएंगे। भारत का पहला जिला जो चाइल्ड मैरिज फ्री बना है वो छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद। छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद, वो भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री जिला बना है और इसको बाल विवाह मुक्त योद्धा पुरस्कार भी दिया गया है। विश्व पुस्तक मेला, इसमें दुनिया भर की किताबें इसमें लिखाई गई हैं, दिखाई गई हैं इसमें पुस्तकें, और ये 10 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में ये आयोजित होगा। इस बार की फोकस कंट्री स्पेन रहेगी। इस पुस्तक मेले की फोकस कंट्री स्पेन रहेगी, लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर, जिस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का संज्ञा देगी वो है कतर देश है, जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमने अपनाया है। और ये 53वां जो है ये विश्व पुस्तक मेला है। AI फॉर ऑल, ये एक चैलेंज है। अभी प्रधानमंत्री, आपको पता है भारत में अभी थोड़ी दिन बाद इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में होनी है। पिछले साल ये हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। AI के ऊपर ये 2nd एडिशन भारत में होना है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग आयोजित की है, भारत के 12 स्टार्टअप्स के ऊपर मीटिंग की है, जो कि हेल्थ सेक्टर में AI के प्रयोग कर रहे हैं, जो कि भारत के भाषाओं में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, शिक्षा में AI का प्रयोग कर रहे हैं। उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की है ताकि भारत AI फॉर ऑल समिट को अच्छे से आयोजन कर पाए। ये है वीर गाथा 5.0। भारत में रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी को। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ और हमारे देश के पुरानी वीर गाथाओं को दिखाओ, भाषण तैयार करो, ड्राइंग बनाओ, ये काम करो आप सारे, और उसे फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो। तो ये सरकार द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया है वीर गाथा 5.0। इसमें शॉर्ट्स वीडियो के बारे में भी प्रचार के लिए कहा है कि आप करो और भारत की जो वीर गाथा है उसके बारे में बताओ। आज है 10 जनवरी। आज ही का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और हिंदी दिवस वैसे भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को एक राजभाषा का स्टेटस दिया गया था 1949 में। ये तो हुई इंडिया में हिंदी दिवस की बात, और पूरी दुनिया में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 10 जनवरी को आज ही के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी नागपुर से, और ये डे मनाना जो शुरू किया गया है 2006 से, जब हमारे देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्होंने 2 हिंदी दिवस की शुरुआत की थी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। IATA होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल शहर में है। कनाडा का मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वाडा का हेडक्वार्टर भी कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी 4 जनवरी 2026 को ही पंजाब नेशनल बैंक के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है। कई बार न्यूज नहीं पूछते, उससे रिलेटेड कोई हेडक्वार्टर, उसका बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये हवाई जहाजों के डिसिप्लिन, अनुशासन बनाती है कि एयरलाइन जो है सही समय पे चले, और जो हवाई जहाज उड़ाने वाले जो स्टाफ है उनका ध्यान रखा जाए, उनकी नींद प्रॉपर हो, इस प्रकार से ये ध्यान रखा जाता है। तो अभी भारत की एक एयरलाइन है, वो भारत की 5वीं एयरलाइन है जो इसकी मेंबर बनी है। भारत में इसकी मेंबर बनने वाली पहली एयरलाइन थी एयर इंडिया, दूसरी कंपनी का नाम था इंडिगो, तीसरी कंपनी का नाम था एयर इंडिया एक्सप्रेस, चौथी का नाम था स्पाइसजेट, और 5वीं बनी है आकाशा एयर। आकाशा एयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो आकाशा है ना, ये सबसे लेटेस्ट, सबसे 2020 में तो बनी है, और अभी 5 सालों में ही ये IATA की मेंबर बन गई है। इतनी जल्दी कोई एयरलाइन, भारत की कंपनी की भारतीय एयरलाइन IATA की मेंबर नहीं बन पाई, लेकिन आकाशा बन गई। आकाशा के अंदर सबसे अधिक शेयर आकाशा के मालिक थे राकेश झुनझुनवाला, जिनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी कि वो राकेश झुनझुनवाला सीट पे बैठे हैं और मोदी जी उनके सामने ऐसे करके खड़े हैं। तो वो एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला का तो निधन ही हो गया, वो तो एक्सपायर हो गए हैं। उनकी बीवी इसकी मालकिन है। आकाशा एयर जो है IATA की जो है मेंबर बनी है। फिर हम देखेंगे एक व्यक्ति का नाम, इनका नाम है जैन सेन हुआन है।
इनको एक अवार्ड दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने जीपीयूज पर, जिन्होंने एआई हार्डवेयर पे अच्छा काम किया। इनकी कंपनी का नाम है एनवीडिया। 2026 के IEEE अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। दुनिया के बहुत अच्छे इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का ये अवार्ड दिया गया है एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआन को दिया गया है। भारतीय भाषाओं का तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत के अंदर 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8th शेड्यूल में है। उन सभी भाषाओं से रिलेटेड एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत के बहुत सारे राजस्थानी लोग ओवरसीज में रहते हैं, बहुत सारे पंजाबी बोलने वाले फॉरेन में रहते हैं, तमिल बोलने वाले फॉरेन में रहते हैं। तो आज जैसे कल 9 जनवरी का दिन जो था वो प्रवासी भारतीय दिवस भी था, तो इससे उनको भी जोड़ा जाता है। अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है और हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। ये पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं। इनका नाम है तारिक उस्मान ख्वाजा। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में भारत में वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित करवाई जाती है। आगे 2 दिन बाद आने वाला है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आने वाला है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी पर भारत में विकसित भारत युवा यानी कि यंग लीडर्स डायलॉग्स 2026 का आयोजन होना है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स होने हैं। भारत में वो नौजवान बच्चे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया विश्व में, उनको बुलाया जाएगा। जैसे कि सुधांशु शुक्ला अभी स्पेस में जाके आए हैं। राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन व्यक्ति पुरुष में जो कि स्पेस में गए हैं, सुधांशु शुक्ला इसमें बुलाए जाएंगे। ईज 8.0 का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है ईज राइज। हर साल आप कोई भी IBPS का पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन जो है बैंक एग्जाम में जरूर आता है। तो ईज की फुल फॉर्म क्या थी? पहले ईज होता था अकेला। ईज का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए, इसके लिए ईज कार्यक्रम होते हैं। ईज कार्यक्रमों का आयोजन IB द्वारा किया जाता है। IB की फुल फॉर्म इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईज के चेयरमैन का नाम है CS शेट्टी, जो कि SBI के चेयरमैन भी है। और इनकी एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जो कि सरकारी बैंकों की समस्याओं को देखती है, पब्लिक सेक्टर बैंकों की, फिर इनमें सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इसी जो सुधारात्मक जो कार्रवाई है, सुधार देने के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं, इसको ईज कहते थे। ईज की फुल फॉर्म थी इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये तो ईज की फुल फॉर्म है। अब ईज के साथ में राइज वर्ड भी जोड़ दिया गया है, RISE राइज। आप देख सकते हैं अब इसका नाम ईज राइज हो गया है। आइए देखते हैं राइज की फुल फॉर्म क्या है। इसमें जो R आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है रिस्क एंड रेजिलियंस। I का मतलब है इनोवेशन, S का मतलब है सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट और E का मतलब एक्सीलेंस है। तो ये है कि भारत के सरकारी जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वो कैसे रिस्क रेजिलियंस बने, कैसे इनोवेशन वाले बने, कैसे उन बैंकों का सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसा हो और एक्सीलेंस कैसा हो। यही है ईज राइज कार्यक्रम। और ये कौन आयोजित करवाता है? ये करवाता है IBA द्वारा करवाया जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोन पे को। भारत के सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो फोन पे द्वारा होते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जो UPI पेमेंट्स है वो फोन पे के द्वारा होती है। अभी फोन पे ने वीजा और मास्टर कार्ड के साथ में टाई अप कर लिया है। अभी जो है एप्लीकेशन के अंदर ही इन ऐप पेमेंट्स हो जाएगी और किसी भी व्यक्ति की जो कार्ड की डिटेल है वो भी कहीं पर आपको दिखानी नहीं पड़ेगी। आमतौर पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास हमारे ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड और हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसका नेम पता लगे, उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, CVV क्या है और OTP आपसे वो ले ले, तो इससे बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो अभी वीजा और मास्टर कार्ड ने फोन पे के साथ टाई अप कर लिया है इन ऐप पेमेंट्स करने के लिए और इस सिस्टम का नाम रखा है बोल्ट। क्या नाम रखा है? बोल्ट। इसमें टोकेनाइजेशन से होगा ये। आगे हम देखते हैं हैदराबाद के अंदर समर्थ नाम से एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की है। ये समर्थ की फुल फॉर्म क्या है? देखो, समर्थ होता है कि सरकार के द्वारा जो हेल्थ सेक्टर के अंदर मॉलिक्यूलर्स जो एडवांसमेंट होती है, रिसर्च होती है, उसका प्रयोग करना। किसी व्यक्ति की जो बीमारियां हैं उसको कैसे DNA से ठीक की जा सके, इस पर नाम से हैदराबाद में एक समर्थ नाम से एक सिस्टम को शुरू किया गया है। समर्थ की फुल फॉर्म होती है स्किलिंग एंड
एक्सेसिंग मोलिकुलर एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, ये स्मर्थ की फुल फॉर्म है। और हमारे देश के जो मंत्री जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तारिक रहमान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। योर मनी और राइट, आपका जो अनक्लेम्ड रुपया पड़ा है, अनक्लेम्ड जो पैसा है, अनक्लेम्ड जो पैसा है, उस पैसे को कैसे आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपका किसी बीमा कंपनी में पैसा रह गया है और आदमी को अब पता चला है कि हमारे बुजुर्गों ने तो बीमा पॉलिसी ले रखी थी और हमने कभी उनसे क्लेम नहीं किया, तो वो पैसे आपको बीमा भरोसा पोर्टल से मिल जाएंगे। अगर आपके किसी बैंक में पैसे जमा है और आपको अब पता चला है कि उस पैसे के बारे में जानकारी पता करनी है कि वो पैसा बैंक में जमा था या नहीं था, उनके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से ढूंढना चाहते हो, तो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर उद्गम पोर्टल है। तो रिजर्व बैंक का पोर्टल उद्गम है, IRDAI का पोर्टल का नाम है बीमा भरोसा। ऐसे ही मुझे बताइए कि जो सेबी है, उसने भी जैसे सक्षम निवेशक नाम से कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं। आई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, वहां से भी आप सेबी वाला पैसा ले सकते हो। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, योर मनी और राइट। वैसे ये अभियान 31 दिसंबर को खत्म हो गया है। 100 दिनों का ये अभियान था, सरकार ने घर घर जाके लोगों को पेमेंट्स बांटी हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि जो बैंकों के NPAs होते हैं, जो बैंकों का पैसा नहीं चुकाते, तो बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टियों को ऑनलाइन नीलाम करने के लिए एक पोर्टल था पहले, उसका नाम था ई-विक्रय। उस पोर्टल का नाम था ई-विक्रय नाम से पोर्टल था, उसका नाम बदल दिया गया है और काफी समय से इसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम है बैंक नेट पोर्टल है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों की प्रॉपर्टियों की नीलामी ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल पे की जाती है। फिर हम देखेंगे नेशनल टेक्सटाइल मिशन कॉन्फ्रेंस 2026। बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं गिरिराज सिंह, भारत देश के वस्त्र मंत्री है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है। इस बार असम के गुवाहाटी के अंदर ये नेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड 41% CAGR की क्या फुल फॉर्म होती है? CAGR की फुल फॉर्म होती है कंपाउंड अमाउंट ग्रोथ रेट। कंपाउंड अमाउंट ग्रोथ रेट है वो 41% है। भारत में 2017 के अंदर गवर्नमेंट द्वारा एक डिजी धन नाम से मिशन शुरू किया था, डिजी धन, कि कैसे लोगों को डिजिटल की तरफ लेके जाएं। उस समय भारत में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे वो सिर्फ 2071 करोड़ रुपए के होते थे। और आप देखेंगे उसके बाद में कैसे, मैंने भी 2017-18 के बाद ही UPI चलाया है, उससे पहले मैंने नहीं चलाया। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं यार ऑनलाइन करते करते पैसे ना निकल जाएं खाते से, तो नहीं किया। तो सरकार ने क्या किया, 2018 वर्ष को, मार्च 2018 को 100 मान लिया, बेस ईयर 100 मान लिया कि आज मान लीजिए 100 लोग डिजिटल पेमेंट्स को अपनाते हैं। तो देखेंगे कि आगे आने वर्षों में ये DPI नाम रखा, इसका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रखा गया और ये देखा गया कि जो 2018 में 100 था DPI, वो मार्च 2025 के अंदर 493 हो गया, 493 DPI हो गया। जैन संत हैं, उनके ऊपर 500वीं किताब लिखी गई है, वो जैन संत का, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस किताब को लॉन्च किया है। उस जैन संत का क्या नाम है? श्रीमद विजय रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज। क्या नाम है उन जैन संत का? श्रीमद विजय रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज। इनकी ऊपर 500वीं किताब लिखी गई है। आइए देखते हैं उस किताब का नाम क्या है। किताब का नाम है, कई बार ये किताब का नाम आ जाता है, प्रेमनु विश्व विश्वनो प्रेम, प्रेमनु विश्व, प्रेमनु विश्व विश्वनो प्रेम, ये इस किताब का नाम है। ये 500वीं किताब है। जी मीटिंग भारत में हुई है। लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग की इंडिया की बन गई है, नेशनल चैंपियन बन गई है। और निखत जरीन 52 किलोग्राम वर्ग की बॉक्सिंग की भारत की वर्ल्ड चैंपियन बन गई, भारत की नेशनल चैंपियन बन गई है। फिर मैंने आपको IIT मद्रास के अंदर रखे गए ये सुपर कंप्यूटर का नाम मैंने आपको बता दिया, परम शक्ति इस सुपर कंप्यूटर का नाम है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक किताब लिखी गई है, उनकी आत्मकथा लिखी गई है। तमिलनाडु सरकार ने मेटा के साथ में, मेटा के सहयोग से व्हाट्सएप बेस एक ई-गवर्नेंस सिस्टम शुरू किया है। सारी गवर्नमेंट के सारे काम अब व्हाट्सएप पे होने लग जाएंगे। व्हाट्सएप के ऊपर ये गवर्नमेंट को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, दूसरा राज्य उड़ीसा था और तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नम्मा अरसू। क्या नाम है? नम्मा अरसू। नम्मा अरसू एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आर गवर्नमेंट, हमारी सरकार। तो नम्मा अरसू नाम से ई-गवर्नेंस व्हाट्सएप के ऊपर किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु के MK स्टालिन, उनके मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो सड़क जो है वो बायोबिटमिन से बनाता है और बायोबिटमिन का कॉमर्शियल उत्पादन भी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आप मुझे बताइए कि बायोबिटमिन क्या होते हैं? बायोबिटमिन क्या होते हैं? जो चावलों की पराली जो होती है, जो स्टबल जो होता है, किसान जो होते हैं चावल की खेती के बाद में उसका जो वेस्ट होता है उसे जलाते हैं,
जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब सरकार ने कहा है कि आप हमें बेच दीजिए ये चावलों की पराली, हम इससे बायो ऑयल बनाएंगे। उस ऑयल के बाद जो बचा हुआ ब्लैक जो चिपचिपा पदार्थ बच जाता है उससे हम सड़क बना लेंगे, वो बायो बिटुमिन कहलाता है। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे बनता है बायो ऑयल, और बायो ऑयल से बनता है ये। देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर होते हैं। ऑस्कर की शुरुआत 1927 से हुई है और ऑस्कर लॉस एंजल्स अमेरिका से दिए जाते हैं। दुनिया के 2 नंबर के बड़े अवार्ड जो हैं वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 से हुई है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया से ही दिए जाते हैं। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो हेमनेट को दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की सबसे बेस्ट फिल्म का नाम है हेमनेट। फिर हम देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बेस्ट म्यूजिकल मूवी का नाम देखेंगे। बेस्ट मूवी का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। आपने याद होगा कि मैंने आपको टाइम मैगजीन का एंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी बताया था, और ये अभी पंजाब नेशनल बैंक की जो पेपर हुआ था 4 जनवरी 2026 को, एलबीओ का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था एंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनार्डो डी कैप्रियो। और ये भी क्वेश्चन बनता है लियोनार्डो डी कैप्रियो ने हाल ही में कौन सी मूवी बनाई है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ये मूवी बेस्ट म्यूजिकल हिट फिल्म मानी जाती है। बेस्ट कॉमेडी मूवी भी इसी फिल्म को ही अवार्ड दिया गया है। फिर हम देखेंगे आज की क्लास में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बेस्ट एक्टर का नाम। बेस्ट एक्टर का नाम है वैगनर मोरा। वैगनर मोरा को कौन सी फिल्म के लिए अभिनय के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, द सीक्रेट एजेंट। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है उसका नाम है जेसी बुकले। जेसी बुकले की फिल्म का नाम हेमनेट ही है। और आपको मैं बता दूं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये कैलिफोर्निया अमेरिका से तो दिए जाते हैं, इसकी ज्यूरी में जर्नलिस्ट होते हैं, जो फिल्मों के जर्नलिस्ट होते हैं वो इस मूवी में होते हैं। फिर हम देखेंगे नॉन इंग्लिश मूवी। नॉन इंग्लिश मूवी का जो पुरस्कार है ये कौन सी मूवी को मिला है, तो नॉन इंग्लिश मूवी द सीक्रेट एजेंट है, जिसके एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ये नॉन इंग्लिश मूवी है। फिर देखेंगे द लिमिटेड सीरीज। एक कुछ मूवीज होती है, सीरीज होती है आजकल, जैसे नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज आती है, तो सीरीज में बेस्ट मूवी का नाम है एडोलसेंस। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड को आपने जरूर याद करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपका ये याद किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मार्च महीने में ऑस्कर दिया जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत सारे पुरस्कार ऑस्कर में सेम होंगे। तो आपने इन पुरस्कारों को पढ़ना है, फिर ऑस्कर में भी देखना, लगभग सेम ही होंगे। मैं तो हर साल पढ़ाता हूं तो उससे आइडिया लग जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे 1 बिलियन फॉलोवर्स है तो उनकी एक समिट हो रही है दुबई में, 4th एडिशन है इसका, उसका 1 बिलियन फॉलोवर समिट है, दुबई में हुई है। और वहां पर भी वो बेस्ट मूवी जिसके की बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं उसको पुरस्कार देते हैं। तो इन्होंने बेस्ट लार्जेस्ट एआई फिल्म, एक ऐसी फिल्म है जिसके 1 बिलियन फॉलोवर्स भी हैं और वो मूवी पूरी तरह से एआई से बनी हुई है, लेकिन देखने से नहीं पता चलता कि इसमें जो कैरेक्टर हैं वो आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल हैं। तो वो आर्टिफिशियल उसमें कैरेक्टर हैं। जो लार्जेस्ट एआई फिल्म है वो ट्यूनीशिया देश के एक डायरेक्टर ने बनाई है, उसका नाम है जैबिर जलासी। क्या नाम है उसका? जैबिर जलासी है। ये ट्यूनीशिया की फिल्म है, एक्टर एक्ट्रेस तो कोई है नहीं क्योंकि सारे के सारे एआई ने बनाए हैं। तो ये पुरस्कार जो है जैबिर जलासी को दिया गया है, आपके सामने जैबिर जलासी, इसको बेस्ट एआई फिल्म का अवार्ड मिला है। और इस फिल्म का नाम नोट कर लीजिए, लिली फिल्म है जिसके 1 बिलियन फॉलोवर्स हैं। इसमें भारतीय सेना की ने एक लॉजिस्टिक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है डाइम। इंडियन नेवी ने एक अपना स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बनाया है। अभी हमें सबसे अधिक खतरा जो है हमारे पड़ोस में बांग्लादेश से उभरता हुआ आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश हमारी पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से ढका हुआ है और साथ में ये चीन के संपर्क में भी जा रहा है। आजकल पाकिस्तान वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि बंगाल की खाड़ी में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो हमने बांग्लादेश और चीन की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया जगह जो है वो बांग्लादेश से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, हम वहां पर अपने एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बनाया है ताकि हम चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों पे निगाह रख सके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है आरबीआई से। ये क्या होते हैं प्राइमरी डीलर्स? क्या होते हैं? हर एक बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लेन देन किया करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देते हैं, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। तो ये जो काम है प्राइमरी डीलर्स का काम है, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा खुद करता था, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एक सब्सिडरी बना ली है, उसका एनबीएफसी लाइसेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस लाइसेंस आरबीआई से ले लिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अब अपना स्टैंड अलोन प्राइमरी जो डीलर्स का काम है वो खुद नहीं करेगा, अपनी सब्सिडरी के माध्यम से करेगा, जो कि एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। अहमदाबाद के अंदर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आए हुए हैं। अहमदाबाद में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर भारत आए। मुझे ऐसे सोचने में लगा कि दिल्ली क्यों नहीं आए, दिल्ली राजधानी, मुझे ऐसे लगता है, मेरी पर्सनल ऐसी राय है कि दिल्ली का AQI सबसे ज्यादा है और दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली है, शायद इसीलिए अहमदाबाद आए हैं और वहीं से वहीं इनको वापस रवाना कर देंगे। चलो, इनके साथ हमारी 75 सालों के रिश्ते पूरे हो गए हैं जर्मनी के साथ, और जर्मनी ने भारत के साथ एक नेचुरल गैस और
वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हमारे देश में नेचुरल गैस आती है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन गैस को इंटीग्रेशन भी कर लिया है। उसी पाइपलाइन से हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास आएंगी। और आज का दिन हमारे लिए काफी दुखद भी इसलिए रहा कि हमारे इसरो का एक उपग्रह था, एक रॉकेट था जो काफी उपग्रह लेके अंतरिक्ष में जा रहा था, PSLV C62, ये इसका संपर्क टूट गया और अभी ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या करेगा सैटेलाइट से, कहाँ रखेगा। उसमें बहुत सारे कीमती सैटेलाइट्स हैं जो अंतरिक्ष में, अर्थ ऑब्जर्वेशन का भी एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन करनी थी। अब इस रॉकेट से हमारा संपर्क ही टूट गया है। हमारे देश में खेल से संबंधित जो है बॉडीज के रूल बना दिए गए हैं। इंडिया में एक एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2026 आया है। हमारे देश में जो खेल की संस्थाएं होती है ना, जैसे कि खेल के विकास करने के लिए, जैसे कि बैडमिंटन महासंघ बना दिया, कभी हॉकी महासंघ बना दिया, कभी BCCI बना दी। ये खेल अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग खेलों के फेडरेशन होते हैं, जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन। लेकिन कई बार उनके जो अधिकारी बन जाते हैं उनको खेल के बारे में पता ही नहीं होता, उनको नॉलेज ही नहीं होती। खेलों के विकास करने के लिए बनाया गया है। अब इससे पहले हमारे BCCI के जो प्रेसिडेंट थे वो थे शरद पवार थे, उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। वो उनको क्रिकेट के बारे में, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ICC के प्रेसिडेंट भी थे। अब वो भारत में रूल बना दिया गया है कि आप उसमें ओलंपिक खेला हुआ खिलाड़ी, जैसे कोई कॉमनवेल्थ खेला हुआ खिलाड़ी और नौजवान खिलाड़ियों को खेलों की संस्थाओं में लगाओ। फिर हम देखेंगे तकनीकी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अभ्युदय 3 टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम, अभी एक मीटिंग हुई है। मेरे को याद आया कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, 9th या 10th में पढ़ता था, हमारी क्लास में एक चैप्टर लगता था, उससे हिंदी में, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो उसमें आता था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। हमें पता नहीं था चीज क्या है। अब हम रट्टे मारने वाले बच्चे, अब हमें जाके जब बड़े हो गए तो हमें पता चला ये जनरेटर को कहते हैं, जनरेटर को, क्योंकि प्रत्यावर्ती का मतलब होता है AC होता है ना, AC DC में बदलती है, वो करंट को बदलती हैं, तो हमें अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, तो ये इंग्लिश में पढ़ा देनी चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि ऐसी हिंदी बना रहे हैं जिसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो साइंस में यूज होते हैं उसको हिंदी में अपना लेंगे हम। तो अब ऐसी प्रकार से एक टेक्निकल हिंदी वर्ड्स को बढ़ावा दिया जाना है। DRDO ने एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें वर्ड आ रहा है MP का मतलब है मैन पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल का मतलब है आदमी उसे उठा सकता है। AT का मतलब है एंटी टैंक, और एंटी टैंक है जो दुश्मन के टैंक्स होते हैं उनको तोड़ने वाली ये है। और फिर आपने देखा कि GM का मतलब है ये मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। इसको लक्ष्य भेदने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब फायर एंड फॉरगेट है। इसको सीधा लक्ष्य दिखा दिया जाए फिर उसके बाद छोड़ दिया, और ये डे नाइट में काम करती है, रात और दिन दोनों में ये मिसाइल काम करती है। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है महिलाओं का, सॉरी अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होके हटा है, और उसकी विजेता कौन बनी है? भारत बनी है। भारत ने अभी हाल ही में महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो एलिसा हिली है, इसने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कौन है? PV सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है। भारत में अभी इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है, इनको भारत की लीडर बनाया गया है। और आप जानते हैं कि बैडमिंटन जो फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर है, उसकी एथलीट कमेटी की चेयरमैन भी बन गई है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये है PV सिंधु। एशिया का सबसे अच्छा एम्प्लॉयर, एशिया का सबसे अच्छा एम्प्लॉयर कौन सा है? वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, एशिया में सबसे पुराना शेयर बाजार जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, वो बना है एशिया का सबसे अच्छा एम्प्लॉयर। फिर आपको एक फूल दिखाई दे रहा है, कमल का फूल है ये, और इसमें 5 पंखुड़ियां दिखाई दे रही है। बीच में आपको एक हाथ जोड़ा हुआ एक फूल का एक बीच में लीफ दिखाई दे रही है। ये फूल जो है ब्रिक्स के बारे में दर्शा रहा है। 2026 की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और ये फूल के अंदर जो 5 आपको पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, ये 5 देशों को दर्शाती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स के फाउंडर कंट्री देश है। 2026 की जो भारत में ब्रिक्स की बैठक होनी है, ये पूरी तरह डिसाइड हो चुकी है, और इसमें लिखा है लोटस विद नमस्ते हैंड्स। क्या है इसका जो लोगो बनाया गया है? लोटस विद नमस्ते हैंड्स। ये लोटस का फूल है और इसके बीच में नमस्ते हैंड्स है। और इसकी थीम जो रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम रखी गई है। 3rd इंडिया का लाइट हाउस फेस्टिवल हो रहा है। हमारे देश में समुद्री विरासत बहुत पुरानी है। हमारे देश में समुद्रों के पास में लाइट हाउसेस बनाए जाते थे, ताकि समुद्री जो जहाज होते हैं उनको वो रोशनी से पता लग जाए कि यहाँ पर कोई बीच है, यहाँ पर कोई पोर्ट है, यहाँ पर कोई बंदरगाह है। तो वो लाइट हाउस जो विरासत है भारत की, समुद्री विरासत है, उसको संभालने के लिए, उसको टूरिज्म के रूप में अपनाने के लिए लाइट हाउस फेस्टिवल
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। दुनिया में एक आईसीजे है, आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। हाँ, आईसीजे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय अदालत है, हेग में है, ये नीदरलैंड में है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर हम देखेंगे कि जो है यहां पर अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित एक देश दूसरे देश पे केस कर सकता है। 2018 में 19 के अंदर एक कंट्री है म्यांमार, म्यांमार ने अपने देश से काफी मुसलमान लोगों को निकाला था, रोहिंग्या मुस्लिम्स को निकाला था, और काफी जेनोसाइड का भी आरोप लगाया जाता है कि उसने रोहिंग्या मुसलमानों पर काफी जेनोसाइड किया था, नरसंहार भी किया था। और वो रोहिंग्या म्यांमार से निकलकर दुनिया के सारे देशों में जाके बस गए। कुछ तो अभी बांग्लादेश के पास में उनको एक नया जो है टापू भी बना के दे दिया है, एक आइलैंड बना के दे दिया है, क्योंकि वो मूल रूप से बांग्लादेश के थे। अंग्रेजों का जब जमाना था, म्यांमार पर अंग्रेजों का राज था, तब उस समय में वो अंग्रेज उनको लेके गए थे म्यांमार में, अभी वहां की सरकार ने उनको निकाल दिया। तो अभी जो ये जेनोसाइड हुआ है इसके खिलाफ म्यांमार के ऊपर केस किया है। कौन सी कंट्री ने किया है? गाम्बिया देश ने म्यांमार पे केस किया है कि आपने रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है। फिर हम देखते हैं सर्जियो गोर, ये सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, भारत में क्या है, अमेरिका के राजदूत है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का समापन हो चुका है। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए हैं, दीव के अंदर हुए हैं, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप की राजधानी का नाम है दीव। दीव के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम हुए, 6 प्रकार के खेल हुए थे यहाँ पे बीच वॉलीबॉल भी हुआ था, बीच कबड्डी भी हुई थी, बीच सॉकर भी हुआ था, बीच वाली जो है वाटर स्विमिंग भी हुई थी, और एक सेपक नाम से गेम भी हुआ था, एक पेचक नाम से गेम भी हुआ था। ये बीच गेम्स होते हैं। तो 6 प्रकार के गेम्स हुए थे। इन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला राज्य बना कर्नाटक। कर्नाटक ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 6 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर, कितने हो गए? 8 और 3 गोल्ड मेडल हैं, 11। तो 11 मेडल के साथ में कर्नाटक नंबर 1 रहा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए हुए हैं। अहमदाबाद में सबसे पहले ये मोदी जी से मिले थे। अभी बाद में जाते जाते वो बेंगलोर के अंदर उन्होंने अपने बोश के हेडक्वार्टर का, बोश जो है उसके हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है। भारत के एक स्पेस के साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है श्रीनिवास कुलकर्णी। इनको लंदन में के अंदर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का अवार्ड मिला है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला है। भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक भारत के एस्ट्रोनॉमिकल जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम श्रीनिवास कुलकर्णी है, उनको ये अवार्ड मिला है। फिर हम देखेंगे मेघालय के अंदर उनकी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। मेघालय की जहां सबसे अधिक बरसात होती है, मेघ का आलय, बादलों का घर, चेरापूंजी मासीराम का वो शहर, वहां एक महिला चीफ जस्टिस बनी है, उसका नाम है जस्टिस रेती मोहिते रेड्डी। रेती मोहिते रेड्डी वहां की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है। आज की आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं एम एस साहू। एम एस साहू जो है वो आईबीबीआई की फुल फॉर्म होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 2016 में ये डिपार्टमेंट के फर्स्ट चेयरमैन थे। इनका नाम है एम एस साहू। एम एस साहू को आज एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वो समिति बनाई है पीएफआरडीए ने। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है पेंशन के बारे में रूल्स बनाती है। भारत में 2004 के बाद में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम आई थी, और 2025 से सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की। 2004 वाली जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें लोगों का पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, और वो पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं है, एश्योर्ड पेंशन की गारंटी नहीं है। तो इसे अभी तो एनपीएस में अगर एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे दी जाए तो एनपीएस योजना बहुत अच्छी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एश्योर्ड पेंशन फ्रेमवर्क, एश्योर्ड पेंशन का फ्रेमवर्क बनाने के लिए एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में पीएफआरडीए ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, और इसको लीड कौन करेंगे? एम एस साहू। दूसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे ओम बिरला जी, हमारी पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष। हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम ओम बिरला जी हैं। कॉमनवेल्थ देशों की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ऐसे देश जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, उन देशों की जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स एंड उनके किसी देशों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन सभी को भारत में बुलाया है। तो इस बार ये कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। कॉमनवेल्थ देशों की पार्लियामेंट के स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, लीडर्स की समिट, ऑफिसर्स की समिट भारत में हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। हमारी पुरानी जो पार्लियामेंट थी, जिसका नाम हमने चेंज कर दिया है, उसका नाम कर दिया संविधान सदन कर दिया है। भारत की जो पुरानी पार्लियामेंट, आपने गोल सी पार्लियामेंट देखी होगी, उसका नाम कर दिया है संविधान सदन, उसमें ये मीटिंग होगी। और अब हमारी देश की नई पार्लियामेंट का नाम है सेंट्रल विस्टा
वो हमारी नई पार्लियामेंट है, तो ये उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो भारत में होने वाली 28वीं कॉमनवेल्थ देशों की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे ओम बिरला जी करेंगे। फिर एक फोटो में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, उसके माता पिता दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि आज भारत सरकार द्वारा पीएफआरडीए के द्वारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बच्चों के लिए भी नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम रखा है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए योजना है और माता पिता को कहा है, जो उनके गार्जियंस हैं उनको कहा है कि बच्चों के नाम पे उनके बुढ़ापे के लिए आप इंतजाम करो। जवानी का इंतजाम नहीं करना, बुढ़ापे का इंतजाम करना है कि जब वो बच्चा रिटायर हो, जो उसके लिए आज से पैसा जोड़ो तो बहुत पैसा बन जाएगा। मिनिमम 1 साल के आपने 250 रुपए डालने हैं, 250 रुपए डालने हैं। सरकार इस पैसे को शेयर बाजार में लगाएगी और जब तक बच्चा, देखो शेयर बाजार तो ग्रो करेगा ही करेगा। अब मुझे बताओ, आपके जो खर्चे हैं क्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? आपके परिवार का जो इससे पहले खर्चा होता था, क्या आजकल वो खर्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं मतलब कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट आगे बढ़ेगा। तो मार्केट तो जो गवर्नमेंट का मार्केट तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो सॉरी जो भारत सरकार के मार्केट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो शेयर बाजार में जब तक कि बच्चा रिटायर होगा तो बहुत बड़ा फंड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने बच्चे के नाम से एनपीएस वात्सल्य योजना में पैसे लगाइए। फिर आपको ये दिखाई दे रहे हैं भाषणी लिखा हुआ। क्या होता है कि जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो भाषाएं बैरियर बन जाती हैं। आमतौर पे भारत के बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको थोड़ी सी हीन भावना सी फील होती है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन अब भाषाएं भारत किसी आदमी के विकास के लिए बैरियर्स नहीं बनेगी, क्योंकि अब एआई आ गया है और भारत ने भारतीय भाषाओं में किसी भी विषय में पढ़ाई करने के लिए भाषणी को लॉन्च किया है। कहते हैं बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, सुनो इंडिया, देखो इंडिया। दोबारा बोलिए, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया, सॉरी सुनो इंडिया, देखो इंडिया। तो दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं। इस भाषणी का स्लोगन क्या है? बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, सुनो इंडिया, देखो इंडिया। तो किसी भी भाषा में आप बात करो, हम उसे अनुवाद कर देंगे। ये है भाषणी, ये लॉन्च कर दिया एआई प्लेटफॉर्म। और फिर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स क्या है? भारत सरकार के द्वारा पहली बार एक ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया गया है। दुनिया के अंदर क्या होता है कि जो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो दुनिया के बहुत सारे देश निकालते हैं, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा निकाला जाता है, ये पेरिस फ्रांस से निकलता है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भी किसी संस्था के द्वारा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से निकलता है। और दुनिया में कौन से देश के अंदर हथियार ज्यादा हैं, कौन से देश की सैनिक क्षमता ज्यादा है, ये सिप्री की रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम से निकलती है। और कोई देश कहता है कौन सा देश जीडीपी में आगे होगा, कौन से देश की जीडीपी अच्छी है, ये तय करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में तय होता है। भारत कहता है ये क्या है जीडीपी? ये जीडीपी कहते हो आप, हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी सैन्य क्षमता बढ़ गई। आप ये बताओ कि आपने इंसान के लिए क्या किया? आपने अपने देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस किस देश ने अपनाई है? किस देश ने एनवायरमेंट संरक्षण के लिए काम किया है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम किया है? किस देश ने इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन दिया है? किसी देश में बाढ़ भूकंप आई है, किस देश ने हेल्प की है, उस पर इंडेक्स बनाओ। सबसे ज्यादा मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन देश कौन सा है, इसकी कोई बात ही नहीं करता। जीडीपी किस देश की अच्छी है, सैनिक किसके ज्यादा अच्छे, हथियार किसके पास ज्यादा है। इंडिया ने कहा है कि हम निकालेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो भारत पहली बार निकालने वाला है। कौन सा इंडेक्स भारत निकालेगा? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। और ये 19 जनवरी 2026 को लॉन्च करेंगे, आज से 4 दिन बाद हम लॉन्च करेंगे। और इसमें 154 देशों की हम रिपोर्ट निकालेंगे, 154 कंट्रीज की। और मैं आपको जो ओम बिरला जी के बारे में बता रहा था, कॉमनवेल्थ देशों की जो ये भारत के अंदर स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें 42 कॉमनवेल्थ कंट्रीज भाग लेंगी। तो कुछ ऐसी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी जो है वो राजा महाराजों का राज है, तो वहां अभी पार्लियामेंट लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी वाले देश कितने हैं? 42 देश हैं, वो भारत में आएंगे और इस मीटिंग में भाग लेंगे। आज मैं 2 क्वेश्चनों पे अपना नाम लिखाने वाला हूं और वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एक तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, तो पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन फ्रेमवर्क के लिए कौन सी कमेटी बना, किसकी लीडरशिप में कमेटी बनाई है? एमएस साहू की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एम नागाराजू कमेटी। एम नागाराजू कमेटी जो है भारत के पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए सरकार ने की है ये हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये चेक करेगी कि भारत की पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी, जैसे जीआईसी, जैसे न्यू इंडिया, जैसे नेशनल, जैसे यूनाइटेड, जैसे ओरिएंटल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत की 7 ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं। दोबारा एक बार नाम नोट करेंगे, बीमा क्षेत्र की 7 सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियां हैं, एलआईसी, जीआईसी,
न्यू इंडिया, नेशनल ओरिएंटल, यूनाइटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई है एम नागाराजू कमेटी। और नरेंद्र मोदी जी इस 28वें कॉमनवेल्थ और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पवन कल्याण, ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं जिनको कि सामुराई मार्शल आर्ट की मान्यता प्राप्त हुई है। इनको एक ये सामुराई मार्शल आर्ट का इनको स्टेटस दे दिया गया है कि इनको सामुराई मार्शल आर्ट आती है। तो कौन है ये पवन कल्याण? भारत के कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। भारतीय पर्वतारोही, एक माउंटेनियर है, इसका नाम है अनिका रॉय। अनिका रॉय ने साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एकांगुआ, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज जो माउंटेन्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, इसको फतेह किया है। एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, जैसे एशिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, और एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका की चोटी है, माउंट एकांगुआ है, उसको इसने फतेह किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसने एक एटीएम लॉन्च किया है, सोलर पावर एटीएम, टीजीबी ऑन व्हील, यानी कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील। ऐसी एक वैन शुरू की है, सोलर से चार्ज होती है ये वैन, इसमें एटीएम है, और ये भारत की पहली सोलर पावर मोबाइल एटीएम ये वैन है। ये मोबाइल एटीएम क्या है? वैन है। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है। मेटा प्लेटफॉर्म की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनी है डीना पावेल मैककॉमिक। डीना पावेल मैककॉमिक, आपने अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया होगा। व्हाट्सएप के अंदर क्या आता है? मेटा आता है। तो मेटा को एआई जो है, तो मेटा की जो प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक का नाम भी मेटा कर दिया है आजकल इन्होंने, तो मेटा की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मैक पावेल बनी है। 16 जनवरी के दिन नेशनल स्टार्टअप्स डे के रूप में मनाया जाता है। अटल टिंकरिंग लैब्स, इनको भी 10 साल पूरे हो गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है, स्कूलों के अंदर एक लैब बनाई जा रही है। अब तक भारत में 10,000 लैब बन चुकी है। 733 जिलों के अंदर ये लैब बन चुकी है। इस लैब के अंदर एआई पर काम हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बात हो रही है, रोबोटिक्स पे बात हो रही है, और इसके अंदर जो है 3D प्रिंटिंग पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चों को रटने की बजाय प्रैक्टिकल शिक्षा दी जा रही है। यह है अटल टिंकरिंग लैब। इसको किसके अंडर में शुरू किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। इसको 10 साल पूरे हुए हैं। देश भर के अंदर जो बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योर के गुण, इनोवेशन के गुणों को स्थापित करने के लिए ये फंड बनाया गया है, अटल इनोवेशन मिशन। मार्च 2028 तक इसका कुल बजट 2750 करोड़ का बजट भी है। केंद्रीय कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनके लिए भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। जिस खाते में सरकारी कर्मचारी की सैलरी आती है, उस खाते में उसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। बैंकिंग फैसिलिटी क्या है? जिस खाते में उसकी सैलरी आती है वो खाता जीरो बैलेंस रहेगा। कभी वो खाते का मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा कि 500 रुपए रखने ही पड़ेंगे, 1000 रुपए रखना ही पड़ेगा। कभी जीरो भी हो जाएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई पूरी तरह फ्री रहेगा। लोन कंसेशनल रेट पे मिलेगा सरकारी कर्मचारी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। सैलरी अकाउंट से लिंक किया गया लॉकर जो होता है, उसका कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। और फैमिली बैंकिंग भी शुरू की जाएगी, फैमिली परिवारों को भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। इंश्योरेंस की फैसिलिटी की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको पर्सनल 1.5 करोड़ रुपए का बीमा कर दिया जाएगा। पर्सनल बीमा 1.5 करोड़ रुपए का। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बीमा भी उनका होगा, तो ये होगा जो ये भी 1.5 करोड़ का होगा, जो होगा ये भी 1.5 करोड़ रुपए का होगा। और एयर एक्सीडेंट जो बीमा है, हवाई जहाज से दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर 2 करोड़ रुपए मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। ऐसा एक क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में भी आया था कि हवाई दुर्घटना में एक्सपायर होने पर कितने रुपए मिलते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी सरकार ने हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की है। और सरकारी कर्मचारी का टर्म इंश्योरेंस जो है 20 लाख रुपए का रहेगा इस अकाउंट में, और हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी उसको मिलेगी। और इस खाते के अंदर उसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और जो जैसे क्रेडिट कार्ड है वो फैसिलिटी मिलेगी। और इस खातों के साथ में एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च फैसिलिटी भी उसको मिलेगी। खाना वगैरह फ्री वगैरह होगा एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये सारी फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज में दी गई है। ये अकाउंट सिर्फ पीएसबी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में ही ओपन होंगे। तो ये स्पेशल अकाउंट खोले गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे सीजीएचएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्थ स्कीम की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो हेल्थ स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अभी उनको एक ऑप्शन और दिया गया है, उनको एक नई योजना के बारे में कहा गया, परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा, ये उनको दिया गया है। इसमें उनको आयुष फैसिलिटी लेने पर भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। आमतौर पे जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें एलोपैथिक इलाज लिया जाता है, तभी उनका इंश्योरेंस का क्लेम पास होता है। अगर वो कोई आयुर्वेदिक दवाइयां ले आए, योगा चिकित्सा कर ले या नेचुरोपैथी यूनानी पद्धति से कोई इलाज ले लें, तो उसको मान्यता नहीं थी, उस पर किया गया खर्चे का बिल नहीं पास होते थे। लेकिन इसमें आयुष भी इसमें पूरी तरह से जैसे कवर किया जाएगा, और एलोपैथिक भी इसमें ले सकते हैं। और इसमें एक परिवार के 6 मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में जोड़ा जाएगा। एक परिवार में आप अपने माता पिता, आप अपने सास ससुर को भी जोड़ सकते हैं।
हॉस्पिटल में एडमिट होने पर जितने रुपए की बीमा पॉलिसी आपने ली है, जैसे 20 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है, तो 20 लाख रुपए का 1% जो होता है वो रोज का खर्चा आपको डेली का हॉस्पिटल का मिलेगा। और आईसीयू में भर्ती होने पे जो सम एश्योर्ड है उसका 2% आपको डेली मिलेगा। और इस पॉलिसी में ये ऑप्शन रखा गया है कि अगर हम भारत, वैसे तो बीमा फ्री होता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद थोड़े पैसे भरूंगा, थोड़े पैसे गवर्नमेंट भर देगी, तो हम उसके प्रीमियम को 42% घटा देंगे। अगर आधा आधा कंट्रीब्यूशन कर लेना प्रीमियम का, तो जितना प्रीमियम उसके खाते से पहले सरकारी कर्मचारी के खाते से बीमे के पैसे कटते हैं वो 42% माफ हो जाएंगे। तो ये है परिपूर्णा मेडिक्लेम इंश्योरेंस, आयुष बीमा योजना है, ये CGS-HS कर्मचारियों के लिए है। शांति का नोबेल जिस मारिया कोरिना मचादो को मिला था, उसने अपना ये सिंबॉलिक रूप से अपना ये नोबेल जो था डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। तो वैसे जो नोबेल देने वाली सोसाइटी ने कहा है कि आप ऐसे ये जो है इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मारिया कोरिना मचादो जो वेनेजुएला की है, आप जानते हैं अमेरिका ने भी वेनेजुएला पे अटैक किया था, अभी वेनेजुएला पे अटैक किया था, और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताओ, निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के अमेरिका ले गए। उसके बाद वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो इतनी खुश हुई, उसको ये डर है कि मेरे को नहीं उठा के ले जाए, क्योंकि उसकी बीवी भी उठा के ले गए ये ट्रंप। तो ट्रंप ने तो किया तो गलती है, किसी देश की राष्ट्रपति उसकी बीवी को भी उठा के ले गए, और ट्रंप काफी समय से नोबेल मांग भी रहे थे और नोबेल उनको मिला नहीं, तो उन्होंने फिर जो है मारिया कोरिना मचादो ने अपना नोबेल ट्रंप को दिया। हमारे देश में 26 जनवरी 2026 के लिए जो रिपब्लिक डे होना है, इस बार मुख्य अतिथि जो बुलाए गए हैं वो यूरोप से बुलाए गए हैं, यूरोपियन यूनियन से। जैसे यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी भारत में आएगी, और साथ में आएंगे एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपियन काउंसिल के वो प्रेसिडेंट है, तो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के दोनों प्रेसिडेंट भारत में आएंगे। इसके अलावा भारत ने 3 और लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी की योजना है, नाम है PM स्माइल। PM स्माइल की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये योजना भिखारियों के लिए है, ये योजना ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है। ऐसे ट्रांसजेंडर लोग, ऐसे भिखारी जो भीख मांग मांग के पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर लो। और ऐसे भिखारी, ऐसे ट्रांसजेंडर लोग जो ट्रेनों में और बसों में लोगों से पैसे मांगते हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाए गए। तो ऐसे भिखारी, ऐसे ट्रांसजेंडरों को भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। हमारे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट में आगे आगे उनको बिठाएंगे। और इसके अलावा मैत्री योजना के अंदर भी कुछ लोगों को बुलाएंगे। मैत्री की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल एरियाज, रूरल इंडियाज। तो मैत्री की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। ऐसे गांवों के अंदर ऐसे बच्चे जो AI जानते हैं, जो थोड़ा बहुत AI जानते हैं, मैत्री योजना के तहत उनको भी हमने बुलाया, उनको भी आगे आगे बिठाएंगे। इसके अलावा आदिवासियों को भी बुलाया है। भारत सरकार की एक योजना है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये जो अभियान के तहत जो गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, गांव के अंदर इंटरनेट, गांव के अंदर मोबाइल, गांव के अंदर बिजली, ये सारे काम जो ऐसे गांव जहां पर मोदी जी ने, ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर ये पहुंचाए थे, उनको भी हम इस गणतंत्र दिवस पे बुलाएंगे कि आप भी आ जाओ। तो हमारे विदेश से आने वाले 2 चीफ गेस्ट हैं, बताइए कौन कौन चीफ गेस्ट हैं? विदेश से आने वाले हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। और हमारे 3 भारत से चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं। एक तो मैत्री योजना के अंदर AI टेक्नीशियंस को बुलाया गया है रूरल इंडिया के। फिर हमने देखा कि एक योजना है PM स्माइल के तहत जो भिखारी, जो ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपने आप को मुख्य धारा में लेके आए, उनको बुलाया है। इसके अलावा हम बुलाएंगे धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत जो आदिवासी लोग हैं उनको बुलाएंगे। ये भारत के अंदर जो सांख्यिकी दिवस आएगा उस दिन एक पुरस्कार दिया जाएगा, और वो भारत का सांख्यिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। तो गवर्नमेंट ने देखा है कि वो कौन सा है, सुखात में राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। ये कौन सी तारीख को दिया जाएगा? ये पुरस्कार 29 जून को दिया जाएगा। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल का 2025 का CR राव को दिया गया था। वर्ल्ड बैंक ने 2027 के लिए भारत के अनुमानित GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, GEP रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25-26 ये जो साल अभी खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की ग्रोथ 7.2 रहेगी, 7.2 रहेगी। लेकिन अगले ही साल 2026-27 में ये ग्रोथ 6.5 रह जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। एक भारत में तमिलनाडु के अंदर एक सोवरेन का मतलब होता है सरकारी AI पार्क बनाया जा रहा है। तो कौन सी सरकार बना रही है? तमिलनाडु सरकार बना रही है। किसके साथ मिलकर बना रही है? स्वरम AI के साथ मिलके। तो तमिलनाडु सरकार जो है स्वरम AI के साथ मिलके सोवरेन AI पार्क डिजाइन कर रही है। तो ये भी हम देखेंगे इस पार्क में क्या क्या होगा, कितना 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इस पार्क में। भारत के 92 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद 1987 में। उनको 1991 का भारत का सबसे बड़ा सम्मान खेलों में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। आज इस पुरस्कार का जो नाम है
आज इस पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो विश्वनाथन आनंद को मिला था, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। आज भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वर्षणीय। ये जो है ये ऐसे है, इन्होंने घर पे ही शतरंज खेल ली, अपने फादर के साथ ही खेली और खेलते खेलते ग्रैंड मास्टर बन गए। एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये खिताब आईटीबीपी ने जीता है। ये लद्दाख में हुई थी। लद्दाख के कौन से शहर में हुई थी? कारगिल में हुई थी। लद्दाख में कहां पर हुई थी? कारगिल में हुई थी। इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस ने ये खिताब जीता है। लद्दाख स्काउट को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है, एलजी आइस हॉकी कप। तो यहां पर आइस हॉकी हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज ही मेरा नाम लिख लो, पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला ही है। हम देखेंगे इंडिया फ्लीट रिव्यू 2026। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। इंडियन फ्लीट रिव्यू, अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका में भी फ्लीट रिव्यू हुआ था। भारत भी एक फ्लीट रिव्यू कर रहा है। भारत के रिपब्लिक हुए, जब भारत को रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत को जब 50 साल पूरे हुए थे, सन 2001 में हमारा 50 साल पूरे हो गए थे रिपब्लिक हुए, उस समय ये शुरू हुई थी। पहली 2001 में 26 जनवरी के दिन हुई थी और फिर दूसरी 2001 के बाद में 2016 में की गई। कितने साल बाद? 15 साल बाद। इस बार तीसरी हो रही है, 2001, 2016 और 2026 में हो रही है इंडियन फ्लीट रिव्यू। इसमें भारत के जहाजों को दर्शाया जाएगा। ये अब इस बार फरवरी महीने में होगी और इसी के खत्म होते ही, इंडियन फ्लीट रिव्यू के खत्म होते ही एक्सरसाइज मिलन शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज मिलन में देश जो है, क्वाड के देश तो हैं ही। कौन से देश है क्वाड के देश कहलाते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये 4 देश हैं जो कि मिलन अभ्यास में भाग लेते हैं। लेकिन अभी 4 नहीं है, अभी 50 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। आसियान के देश भी मिलन एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ये मिलन एक्सरसाइज 1995 से शुरू हुई थी। पहली बार अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से शुरू हुई थी और ये 2 साल बाद होती है। 26 जनवरी पे इस बार जो परेड होनी है, कर्तव्य पथ पे परेड होती है। कर्तव्य पथ का नाम बदल के राजपथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री हाउस का घर बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो घर है उसके आगे वाली जो रोड थी, पहले रेस कोर्स रोड थी, अब उसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। हमारी राष्ट्रपति के भवन के सामने एक मुगल गार्डन था, उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कर्तव्य पथ की। इस बार के कर्तव्य पथ पे पहली बार बैटल एरे फॉर्मेट में हमारी इंडियन आर्मी आएगी। इंडियन आर्मी किस फॉर्मेट में आएगी? बैटल एरे फॉर्मेट में। जैसे लड़ाई में होते हैं ना, जैसे जो तैयार होते हैं, बंदूक बिल्कुल तानी हुई, मिसाइलें, टैंक, गन, उस फॉर्मेट में आएगी हमारी आर्मी। तो पहली बार ही होगा और वो देखेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी आसाम भी गए हुए हैं। आसाम के अंदर एक मोदी जी ने डांस में भाग लिया है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये डांस कहाँ पे होता है? तो वो डांस का नाम है बागुरुम्बा दोहो डांस। तो बताइए बागुरुम्बा दोहो डांस कहां पर होता है? असम में होता है। उनकी बोडो जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? बोडो जनजाति करती है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना होगी हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 भी हो रही है। ये मनोहर लाल जी खट्टर हमारे देश के पावर मिनिस्टर हैं, बिजली मंत्री हैं और ये यशोभूमि दिल्ली में हो रही है। भारत कैसे एनर्जी ट्रांजिशन पे जाएगा? भारत किस प्रकार से अपनी बिजली को फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाएगा? 2030 के अंदर भारत ने लक्ष्य लिया है कि हम अपनी बिजली उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट की बिजली बनाएंगे। 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बनाएंगे। वेसल दिखाई दे रहा है सागर धवनी। सागर धवनी कोई वॉरशिप नहीं है। सागर धवनी रिसर्च वेसल एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल है और ये हमने सागर मैत्री के लिए रवाना कर दिया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। भारत में होने वाली इलेक्शनों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हमारे डेमोक्रेसी और इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। आपके सामने क्रिस्टीना कोच दिखाई दे रही है। अमेरिका की सबसे पहली, नासा की तरफ से पहली, सबसे ज्यादा लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने वाली महिला थी ये। तो क्रिस्टीना कोच जो है चांद पे जाने वाली पहली महिला बनेगी और चांद पे जाने वाला पहला अफ्रीकन बनेगा विक्टर ग्लोवर बनेगा। चांद पे जाने वाला पहला नॉन अमेरिकन बनेगा जेरेमी हेंसेन बनेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा के कोलोगनी में है, जेनेवा के कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ ये मीटिंग जो करते हैं हर साल दावोस में करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें 1971 से शुरू हुई है। आईबीपीएस पीओ में एक बार क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लास शवाब है और इसका पुराना नाम भी पूछ सकते हैं, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था इसका नाम। और इस बार की थीम जो है स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स, इस बार की जो मीटिंग की थीम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी इंडेक्सेस भी निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है जेंडर गैप रिपोर्ट, जो महिला पुरुषों की अंतर को बताती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट निकालती है, एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट निकालती है और ट्रैवल एंड टूरिज्म की रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने 6,957 करोड़ रुपए की लागत वाली वन्य जीव अनुकूलन एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आधारशिला रखी है इसकी। डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने 8 यूरोपियन देशों पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया 10%।
यूएई के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान की भारत यात्रा है। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं। यूएई के प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकते हैं। यूएई के प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, वो है। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का जो है पद्म पाणी पुरस्कार भारत के एक संगीतकार को दिया गया है। वो भारत के म्यूजिशियन का क्या नाम है? इलैया राजा। इलैया राजा को अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट संगीतकार का अवार्ड जो मिलता है, पद्म पाणी अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 50 साल हो गए इनको भारतीय सिनेमा में। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस नाम से वैश्विक शांति के लिए एक पहल शुरू की है कि अब मैं दुनिया में शांति स्थापित करूंगा। अप्रैल से दिसंबर 2025 के लिए CAM की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। ये देखा गया कि MSMEs को, छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कितने लोन बांटे गए। तो इससे पता चला कि 3.96 लाख लोगों को लोन दिया गया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का लोन दिया गया। सूक्ष्म, माइक्रो सूक्ष्म, एस लघु, M होता है मीडियम मध्यम उद्योग और एंटरप्राइज, इन लोगों को लोन दिया गया। कुल मिला के 52,300 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए। आपको मैं बता दूं कि अब भारत सरकार द्वारा MSMEs के लिए लोन देने के सिस्टम को बदल दिया गया है। आजकल जो लोन दिया जाता है उसमें CA मॉडल में ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग से लोन डिसबर्समेंट हो जाता है। जैसे किसी आदमी को लोन देना है, कुछ ऐसे डिजिटल माध्यम होते हैं जिससे किसी बिजनेस के बारे में सारा कुछ पता लग जाता है। वो कितने रुपए का इनकम टैक्स साल का भरता है, कितनी उसकी GST रिटर्न है, उसका बैंक अकाउंट का क्या लेन देन रहता है, और CIS उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो कंपनी की उसकी रिपोर्ट है, CIC की रिपोर्ट है, वो कैसी है। जब ये चार चीजें हमें किसी कंपनी के बारे में अच्छी पता चल रही है, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न अच्छी है, GST अच्छा पे कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट में लेन देन अच्छे हो रहे हैं और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी सही है, तो ये अपने आप ही उसको लोन दे देते हैं। इस मॉडल के अंदर एक CGT MSE नाम से एक भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME भी जोड़ा गया है। अगर कोई बिजनेस लोन लेने के बाद में लोन नहीं चुका पाता तो उस लोन की पूर्ति जो है CGT MSE डिपार्टमेंट द्वारा पूर्ति कर दी जाती है, जिससे बैंक भी सेफ हो जाते हैं, उनका लोन डूबता नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा उनको गारंटी दी जाती है। बिजनेसमैन के लिए ये फायदेमंद रहता है कि CGT MSE जो ये प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया गया है, इससे उसको लोन जो है त्वरित रूप से मिल जाता है और कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है, उसको कोई गिरवी भी नहीं रखना पड़ता। तो ये आज की रिपोर्ट में हम पढ़ेंगे कि भारत, देखो जो ये देश है चाइना है, ये कैसे आगे बढ़ा। चाइना देश में MSMEs को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल, IFSC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वैसे ये वो IFSC नहीं है जो चेकों के ऊपर MICR कोड होते हैं, ये वो नहीं है। ये गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी का ही एक नाम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IRDAI भारत में बीमा कंपनियों की रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गिफ्ट सिटी होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल री इंश्योरेंस समिट हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल री इंश्योरेंस समिट हो रही है। 3rd समिट है, तीसरी बार ये यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रही है। इसमें यह कहा गया है कि भारत को कैसे री इंश्योरेंस मार्केट का दुनिया भर में लीडर बनाया जाए। री इंश्योरेंस क्या होता है? पुनर्बीमा होता है, बीमे का बीमा। तो हम दुनिया भर के बीमे का बीमा करेंगे, तो हम दुनिया भर के बीमे को खरीदेंगे। भारत दुनिया का 10वां बीमा बाजार है। दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे आता है बीमा बाजार में। हालांकि भारत में मोटरसाइकिल वगैरह के बीमे तो जरूरी हैं, इंसान का बीमा अभी जरूरी नहीं है। जब कोई मोटरसाइकिल कोई आदमी लेके जाता है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल का बीमा पूछता है कि इसका बीमा है या नहीं है। आदमी का तो पूछता ही नहीं है, इंसान के बीमे की। वैसे इंसान की कीमत ज्यादा है। चलो, भारत धीरे धीरे 2047 तक 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल भारत सरकार का लक्ष्य है। और भारत में कैसे आगे बढ़ाना है इंश्योरेंस, इस पर एक मीटिंग हुई है। और भारत में अब AI का जमाना आ गया है। Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और परप्लेक्सिटी, ये सारे AI मॉडल है। इन्होंने अभी विकिपीडिया के साथ में टाई अप कर लिया है LLM के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और चैटबॉट्स के लिए। अब ये कंपनियां विकिपीडिया का डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके बीच में समझौता हो गया है। जैसे विकिपीडिया एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, लगभग सारी शुरू से लेकर आज तक की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है और लगभग विकिपीडिया अपडेट भी होता है। तो इनको बड़ा ही, क्योंकि अब AI उस समय तक बेकार है जब तक उसमें डेटा नहीं है। तो जब AI को डेटा मिल जाएगा तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। तो Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और परप्लेक्सिटी ने विकिपीडिया के साथ में टाई अप कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। भारत में आए हुए हैं UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान। इनके साथ भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एग्रीमेंट किए गए। सबसे पहले तो अबू धाबी के अंदर बनेगा हाउस ऑफ इंडिया। अबू धाबी में बनेगा हाउस ऑफ इंडिया। तो भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर गांधीनगर में अबू धाबी का एक बैंक अपनी ब्रांच खोलेगा। अबू धाबी के उस बैंक का नाम है फर्स्ट अबू धाबी बैंक। तो ये भारत में ब्रांच खोलेगा। फिर और हम देखेंगे कि गुजरात के अंदर एक जगह ढोलेरा है। ढोलेरा के अंदर UAE द्वारा पैसे लगाए जाएंगे क्योंकि ढोलेरा को बना रहे हैं सेमिकॉन सिटी। तो ढोलेरा के अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। अबू धाबी स्पेशल रूप, UAE स्पेशल रूप से
इन्वेस्टमेंट करेगा अबू धाबी के अंदर। भारत यूएई को सुपर कंप्यूटर बनाने में मदद करेगा। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 था, जो सीडेक कंपनी पूना ने बनाया था। तो ये भारत और यूएई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर का, ये भारत की कंपनी सीडेक और यूएई की कंपनी Z42 के बीच में हुआ है। तो ये सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भी बनाया जाएगा। भारत और यूएई ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन के ऊपर भी, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी समझौता कर लिया है। भारत और यूएई मिलकर बनाएंगे लार्ज रिएक्टर बनाएंगे, बड़े बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, और एसएमआर भी बनाएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी भारत और यूएई मिलकर बनाएंगे। क्योंकि ये भारत के जो नया शांति एक्ट पास हुआ है न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर का जो प्राइवेट सेक्टर भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंतर भी इस बारे में लिखा है कि हम फॉरेन किसी देश के साथ भी समझौता कर सकते हैं। और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस ADNOC गैस ने भारत की HPCL के साथ में टाई अप कर लिया है। अब भारत यूएई किससे खरीदेगा? गैस, लिक्विफाइड गैस खरीदेगा। और ये सब समझौते हमारे यूएई के साथ हुए हैं। कुछ आपको जाल से दिखाई दे रहे हैं, पिंजरे दिखाई दे रहे हैं। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आजकल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है, और विजयपुरम के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ बे। यहाँ पर भारत का सबसे पहला यहाँ पर एक चीज बनाई गई है, इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंडिया का सबसे पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां पर बनाया गया है? अंडमान निकोबार के नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि विजयपुरम के पास में है। वैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है, जैसे कि एक हैवलॉक आइलैंड है, रोस आइलैंड है, नील आइलैंड है, और नॉर्थ बे भी है। आजकल इन सबके नाम बदल दिए गए हैं। हैवलॉक का नाम बदल के स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। जैसे रोस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद आइलैंड कर दिया गया है। तो इस तरह से नॉर्थ बे का नाम अभी नॉर्थ बे है। तो नॉर्थ बे के अंदर भारत का सबसे पहला ओपन सी फिश मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये समुद्र के बीच में केव्स, ओपन केव्स बनाए गए हैं, पिंजरे बनाए गए हैं, जिसमें मछलियों को पाला जाएगा, मछलियां फंस जाएंगी और उनकी किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। यमन के नए प्रधानमंत्री का नाम है या शाह मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी। शाह मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी ये बने हैं यमन के नए प्रधानमंत्री। फिर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। छोटी सी फोटो दिखाई दे रही है, ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसका 6ठा एडिशन है। लेह और गुलमर्ग में ये शुरू हो गए हैं। और खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होते हैं ये आइस पे होते हैं, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस वाले गेम्स होते हैं। इसका जो उद्घाटन है सबसे पहले मैच लेह में भी हुए हैं। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम जो है लेह और कहां पर हो रहे हैं? गुलमर्ग में हो रहे हैं। लेह के अंदर 2 ही मैच होंगे। लेह के अंदर होगी आइस हॉकी होगी, और लेह के अंदर स्केटिंग, आइस स्केटिंग के गेम होंगे। तो ये तो लेह में होंगे, बाकी सब मैच जो है वो गुलमर्ग में होंगे। कई बार पेपर में नया क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम का मैस्कोट क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम का जो मैस्कोट है वो है शी, एक स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ है, वो इसका मैस्कोट है। और इसका जो लोगो है उसका मतलब है एनर्जी, रेजिलियंस एंड नेचुरल स्पिरिट, ये इसका लोगो है। और हम देखेंगे इन खेलों का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी ने किया है। तो ये हमने खेल देखे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। भारत की जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है इरिडा। इरिडा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी की एक डेवलपमेंट की संस्था है। भारत में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, पानी से बिजली बनाना, सोलर से, सूर्य से, हवा से, इन सबको बढ़ावा देने वाली संस्था इरिडा है। इरिडा के अंडर में एक उसकी सब्सिडरी है IGGEFIL, ये अभी बनाई थी इन्होंने। और ये संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वैसे ये दुनिया भर के देशों को लोन देने का काम करेगी। इसने पहली बार एक फॉरेन में लोन दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया है, अक्षय ऊर्जा के लिए दिया है। वो देश है जाम्बिया। तो बताएंगे जाम्बिया देश में लोन हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात की कौन सी कंपनी ने दिया है? इरिडा कंपनी ने पहली बार लोन दिया है, और ये $22.5 मिलियन का लोन है। हमने जाम्बिया देश को दिया है, पहली बार दिया है, फॉरेन लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD देता है, दूसरे देशों को लोन देता है। अभी IBRD ने भारत के एक राज्य को हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, हॉस्पिटलों की सेवाएं अच्छी करने के लिए लोन दिया है। वो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए IBRD ने पैसे दिए हैं। इस साल अमेरिका की आजादी को 250 साल हो गए हैं। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की आजादी के 250 साल होने वाले हैं, 250 साल होने वाले हैं। अमेरिका ने दुनिया भर के सारे जहाजों को बुलाया है कि आप आओ, मेरी 250वीं जयंती है। इसने एक मिशन शुरू किया है, सेल 250। हमारे देश को भी कहा कि तुम भी भेजो कोई जहाज, मेरे को दिखाना है कि दुनिया मेरे पीछे इतनी है। तो 250 जहाज आ रहे हैं, उसमें भारत का भी एक जहाज जाएगा। उसका नाम है INS सुदर्शनी। और ये भारत का जो जहाज है अकेला अमेरिका ही नहीं जाएगा। अब हमने इसको रवाना कर दिया कि तू जा, ये लास्ट में पहुंचेगा अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में ये होगा, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों को घूमता घूमता जाएगा। और इसकी जो यात्रा का नाम रख दिया है लोकायन 26। तो ये लोग घूमता हुआ ये अमेरिका पहुंचेगा, लोकायन 26। और जहाज का नाम है INS सुदर्शनी। कौन सी तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचेगा? जुलाई 2026 में। अमेरिका की एक कंपनी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, उसके अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं। उस कंपनी का नाम है वियासेट। उसने BSNL के साथ में टाई अप कर लिया है।
ये बीएसएनएल के साथ उसका टाई अप हुआ है इंडियन नेवी के लिए सेट को अपग्रेड करने के लिए। हमारी नेवी को भी कभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए होता है, तो हम अब किससे लेंगे? अमेरिका की वीएसएट कंपनी से लेंगे, जो कि बीएसएनएल के साथ मिलकर ये करेगी। भारत, श्रीलंका और मालदीव ये अभ्यास कर रहे हैं। इसका नाम है दोस्ती 17 और ये हो कहां रहा है? ये माले में हो रहा है। माले किसकी कैपिटल है? मालदीव की कैपिटल। दूसरी फोटो में हमने देखा भारत का पहला ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड पर ये हो रहा है? नॉर्थ बे पर हो रहा है। नॉर्थ बे विजयपुरम के पास में है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? विजयपुरम है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 लेह और गुलमर्ग में शुरू हो गए हैं। लेह के अंदर होंगे, लेह लद्दाख में है, यहाँ हॉकी और स्केटिंग होगा, बाकी सब मैच गुलमर्ग में होंगे। ये फोटो में आपको जो बिल्ली दिखाई दे रही है, बिल्ली नहीं है, ये स्नो लेपर्ड है। ये है स्नो लेपर्ड है, इसका नाम है शीनेशी। ये इन खेलों का मैस्कोट है। फिर हम देखेंगे अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक समझौता किया है। अबू धाबी के अंदर खुलेगा हाउस ऑफ इंडिया और भारत के गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में खुलेगा अबू धाबी का पहला बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? 16वां स्थान है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ये इंडेक्स इसमें निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें ये चीज बहुत है इसके अंदर, और ये पहला है अमेलिया वालविर्दे भारतीय महिला टीम की फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच बनी है। कोस्टारिका कंट्री की है। कौन से देश की है? कोस्टारिका। फिर आपको दिखाई दे रहे हैं योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये दोबारा इलेक्ट हो गए हैं। 74% वोटिंग मिली है इनको, युगांडा कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर हम देखेंगे अटल पेंशन योजना। इसमें 60 साल की उम्र में पेंशन मिलती है। 1000 से लेकर 5000 रुपए तक पेंशन मिलती है। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 11 साल पूरे हो गए हैं। अब इसको 2030-31 के लिए बढ़ा दिया गया है और 8.66 करोड़ लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डम सिटी बना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है। इसका जो भी कचरा जो है उससे बिजली बनाई जाएगी। कुछ ऐसा होता है कचरा जिससे बायोफ्यूल बना लिया जाएगा। कुछ ऐसा कचरा है जिसको हम रिसाइकिल कर लेंगे। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश बना है पहला भारत, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर जहां पर ये तीनों चीजें होगी। एक तो कचरे को घटाएंगे, उसका रिड्यूस करेंगे और उसे रीयूज करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 सालों के अपने कैरियर से संन्यास ले लिया है। इसने अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए हैं। और आपको मैं बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी स्पेस वॉक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक किया है। क्योंकि 2024 की बात है तो ये अंतरिक्ष में फंस गई थी। ये नासा वाले इनको ले तो गए, लेकिन इनका जो रॉकेट था वो खराब हो गया। फिर इनको स्पेस एक्स वाले वापस धरती पे लेके आए। उसको लाने में भी 6-7 महीने का समय लग गया था। इस दौरान ये फ्री थी तो इसने एक्सरसाइज की और अंतरिक्ष के अंदर 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक किया, तो इसका रिकॉर्ड बन गया। और अंतरिक्ष में 608 दिन इसका क्यूमुलेटिव डेज है जो इसने अंतरिक्ष में बिताए हैं, डेज स्पेंट इन स्पेस। और दुनिया में सबसे अधिक स्पेस में समय बिताने वाली महिला का नाम है पेगी विटसन। वो भी नासा की है, अमेरिका की एस्ट्रोनॉट्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए डीजी बना दिए गए हैं प्रवीण कुमार। एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके भी नए डीजी बनाए गए हैं राजेश अग्रवाल। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस, इसके भी नए डीजी बनाए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। क्वेश्चन आंसर में पहले आपको दिखाई दे रही है साइना नेहवाल। जनवरी 2026 में पेशेवर बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2012 के अंदर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2010 का मेजर ध्यानचंद या हम कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं और गाजा रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में इनको नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ब्रांड इंडिया एक डिफेंस एग्जीबिशन शुरू हुई है केन्या के अंदर। केन्या के अंदर हम अपनी एक एग्जीबिशन लगाइए कि हमारा सामान ले लो, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद लो, हमारा तेजस खरीद लो। तेजस क्या है? लड़ाकू विमान है। हमारा आकाश मिसाइल खरीद लो। तो हमने अपना असला दिखाया है कि हमारे पास ये आइटम है, देखो सही, दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। तो ये हमने एक प्रदर्शनी लगाई है। दुनिया में अमेरिका इतना अमीर कैसे हुआ, रशिया कितना अमीर कैसे हुआ? डिफेंस आइटम बेच के। और हम जो है दुनिया के खरीदार बने रहे, अब हम बेचने लगे सामान। विश्व बैंक ने 2025-26 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट को 7.4% का अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 7.4% रहेगी। फिर हम देखेंगे नूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। नूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जो है ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से निकाला जाता है। जैसे किसी शहर के अंदर जो है क्राइम सबसे कम है, दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ क्राइम सबसे कम है? और ऐसा कौन सा शहर है जहाँ दुकानदार किसी दुकान पे बैठे आगे 2 मार के गोली मार के चले गए, आदमी एक्सपायर हो गया? कौन से शहर के अंदर गली में जा रही औरत के गले से चैन खींच के कोई भाग गया और मिला ही नहीं? किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मिला ही नहीं?
तो मतलब इस तरीके के क्राइम कौन से शहर में सबसे ज्यादा हैं और कौन से शहर सबसे कम हैं? तो सबसे ज्यादा क्राइम में इसमें 304 शहरों पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, 304 सिटीज पर। सबसे ज्यादा क्राइम में एक नंबर पे साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया को एक नंबर पे रखा गया है। दूसरे नंबर पे 303 नंबर पे रखा है काराकस, वेनेजुएला की कैपिटल है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति उसकी बीवी को उठा के ले गए, डोनाल्ड ट्रंप आया रात को उठा के ले गए और राष्ट्रपति को चक्के ले गए। उसकी क्या सेफ्टी, आम आदमी की क्या सेफ्टी है? 302 नंबर पे जोहान्सबर्ग है। ये तो नीचे से मैंने आपको बताई। अब दुनिया का सबसे सेफेस्ट शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे सेफेस्ट शहर चाइना का शहर है किंगदाओ। ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट शहर है। आदमी उठाएगा, पुलिस पहले पहुंच जाएगी। फिर हम देखेंगे अबू धाबी नंबर 2 पे है। आप जानते हैं कि अबू धाबी यूएई का एक शहर है, अबू धाबी यूएई की राजधानी है। फिर देखते हैं दुनिया का तीसरा सबसे सेफेस्ट शहर कौन सा है? दोहा, कतर की राजधानी दोहा दुनिया में 3 नंबर पे आता है। ग्रासा मिशेल को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया। मोजाम्बिक देश की ये महिला है, क्या नाम है? ग्रासा मिशेल है। ग्रासा मिशेल को इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट प्राइज जो है दिया गया है। और ये जो ग्रासा मिशेल जो है, ग्रासा मिशेल पहले मोजाम्बिक के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था समीरा मिशेल था, उनकी बीवी थी। फिर वो एक्सपायर हो गए, फिर इसने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से शादी करा ली, नेल्सन मंडेला से। फिर वो भी एक्सपायर हो गए, वो भी मर गए। उसके बाद अब इसकी कोई शादी नहीं है, 2 शादियां इन्होंने कराई थी। और ये जो है इनको दिया गया है मोजाम्बिक का, इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। 2024 का ये पुरस्कार भी अभी दिया गया है, नवंबर महीने में दिया गया है। चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया। 2025 के लिए ग्रासा मिशेल को दिया गया। ये चीन के एक्टर हैं, ये एक्सपायर हो गए हैं। चाइनीज एक्टर हैं, इनका क्या नाम है? मार्शल आर्ट में भी बहुत आगे थे ये। इनका नाम था मास्टर ब्रूस लुंग सियू लुंग। इनका आदमी का नाम क्या है? मास्टर ब्रूस लुंग सियू लुंग। ये निधन हो गया इनका। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, इसके लक्ष्य को कितना % कर दिया है? 60% कर दिया है। पहले 75% था इनको देना पड़ता था लोन प्रायोरिटी सेक्टर में, अब इनको 60% ही देना है, बाकी 40% अपनी मर्जी से कहीं पर भी दे सकते हैं। असमीय गायक संगीतकार समर हजारिका का निधन हो गया। ये भूपेन हजारिका के भाई थे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 यानी कि अब फरवरी 2026 आ रहा है, पिछले 4 सालों से लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो एक क्या थे? कॉमेडियन से जो है वहां के राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप कहता है कि मैं पहली बार तुम्हारे बीच में आता हूं, तुम्हारी लड़ाई रुकवाता हूं। तो बताएंगे ये मीटिंग कहां पर हो रही है? अबू धाबी के बीच में हो रही है। अब मुझे बताइए, दोनों के बीच में पहले तो मुद्दा क्रीमिया का था, रशिया मांग रहा था क्रीमिया। अभी रशिया ने यूक्रेन के काफी एरिया पर अपना कब्जा कर लिया है। मेन एरिया जो है डोनबास नाम से एरिया है। डोनबास वो एरिया है जहां पर दोनेत्स्क और लुहांस्क जगह है। यूक्रेन बहुत बड़ा है। यूक्रेन का एक हिस्सा रशिया से नजदीक है, वहां पर रशियन भाषा बोली जाती है। वो 2 जगह है, वो 2 शहर है, दोनेत्स्क और लुहांस्क। इन दोनों को मिलाएं तो ये बनता है डोनबास। वहां के लोग रशिया से मिलना चाहते हैं कि हम रशिया में मिला लो, क्योंकि हमारी भाषा, वेशभूषा, हमारा फेस वगैरह सारा रशियन लोगों से मिलता है। तो 2014 में आज से 11-12 साल पहले रशिया ने दोनेत्स्क लुहांस्क में रिफरेंडम करवाया, लोगों से चुनाव करवा लिए और लोगों से पूछा कि बताओ तुम यूक्रेन में रहना चाहते हो या रशिया में आना चाहते हो। 97 और एक जगह 99% लोगों ने कहा कि हम रशिया में मिलना चाहते हैं। और ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह कोल ब्लॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जमीन के नीचे कोयला है। इन दोनों जगहों को इकट्ठा मिला के डोनबास कहते हैं। वो जगह डोनबास जगह जो अभी रशिया के पास है। यूक्रेन कहता है कि पहले डोनबास छोड़ो, तब मैं मध्यस्थता करूंगा। अब देखते हैं कि ये इनके बीच में लड़ाई खत्म होती है नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा इनके बीच में आके फंस गया है, वो है डोनबास का। पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे PIFF कहते हैं, हर साल आयोजित होता है। इस बार इसका 24th एडिशन है, 24वां एडिशन है। और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट फिल्म के रूप में जिस फिल्म को अवार्ड दिया गया, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड ये जो मिला है एलिसियन फील्ड को मिला है। एलिसियन फील्ड भारत की ही फिल्म है, मेघालय में बनी है और ये खासी भाषा की फिल्म है। तो पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया गया है? एलिसियन फील्ड को दिया गया है। सीनर जो है, अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मों का अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। लॉस एंजल्स अमेरिका से अवार्ड दिया जाता है। और अभी मार्च में 15 मार्च को ऑस्कर अवार्ड दिए जाने हैं। और इसमें लास्ट जो मूवीज छांटी गई जिनको ऑस्कर दिया जा सकता है, उसमें सबसे आगे निकल गई है सीनर। और भारत की होम बाउंड मूवी, जो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर में, वो बाहर हो गई है। तो होम बाउंड हो गई है बाहर। और बताइए ऑस्कर कौन सी मूवी को मिलने की संभावना बन गई है? सीनर मूवी को मिल गई है, क्योंकि सीनर को 16 नॉमिनेशन मिले हैं। हो सकता है बेस्ट मूवी का देखो किसे मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने वाली जो मूवी है,
कौन सी मूवी है? सीनर मूवी है, 16 नॉमिनेशन मिले हैं। और भारत की होम बाउंड को एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला, ना कोई बेस्ट एक्टर, ना बेस्ट एक्ट्रेस, ना बेस्ट सॉन्ग, कुछ नहीं मिला। दिल के अरमा आंसू में बह गए। अमेरिका ने WHO से ऑफिशियल रूप से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो बताएंगे अभी कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल गया है? अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब 2020-21 में कोविड-19 जैसी बीमारी दुनिया भर में फैली, तो WHO ने एक बार भी चाइना जैसे देश, ऐसा माना जाता है कि ये जो बीमारी थी किसी ने फैलाई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और बहुत लेट किया गया, इसलिए उन्होंने कहा कि आप संभाल नहीं पाए, मैं जा रहा हूं। सीनर ने ऑस्कर में सबसे अधिक नॉमिनेशन हासिल करने वाली मूवी बनी है, 16 नॉमिनेशन प्राप्त किए हैं। फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं गणेश लक्ष्मी नारायण, टाटा कम्युनिकेशन के नए MD CEO बन गए हैं, और टाटा कम्युनिकेशन के नए MD CEO हैं ये। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, यूनेस्को ये डे को मनाता है। वेज रिवीजन क्या होता है? वेज रिवीजन होता है कि वेतन वृद्धि की बात हो रही है। सबसे पहली कंपनी है PSGIS, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। भारत की साधारण बीमा कंपनियां जैसे न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, ये जो कंपनीज हैं भारत की, जो कि मोटरसाइकिल, दुकान, मकान, भेड़ बकरी, भैंस के बीमे करती हैं, इनके कर्मचारियों का वेज रिवीजन हुआ है। और ये जो वेज रिवीजन हुआ है 1 अगस्त 2022 से किया गया है। इनका वेज रिवीजन जो हुआ है, इनका हाइक हुआ है 12.4% हुआ है। इनका वेज रिवीजन हाइक हुआ है 12.4% इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GIC का वेज रिवीजन कितना बढ़ा दिया, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं 12.4%। और नाबार्ड की भी सेम ही बढ़ाई गई है, 2022 से ही वेज रिवीजन हुआ है। और फिर हम देखेंगे RBI जो है, रिजर्व बैंक के जो पेंशनर हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई है 10% पेंशन बढ़ी है नाबार्ड कर्मचारियों की। पेंशन और वेतन की वेज रिवीजन और पेंशन की रिवीजन हुआ है। फिर हम देखेंगे, आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है, ये अलविंदर सिंह ढींढसा है। अलविंदर सिंह ढींढसा जो है वो इटरनल लिमिटेड के नए CEO बना दिए गए हैं। ये इटरनल क्या है? इटरनल एक पेरेंट कंपनी है। इटरनल किसकी पेरेंट कंपनी है? जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, हाइपरप्योर की पेरेंट कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट की पेरेंट कंपनी है। ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको बनाने वाले आदमी का नाम था दीपेंद्र गोयल, और दीपेंद्र गोयल ने आज इटरनल को छोड़ दिया है। एक कंपनी को बनाने वाला आदमी, शायद मुझे लगता है अपनी पूंजी पंजी निकाल ली, कुछ लोग ये कह रहे हैं। दीपेंद्र गोयल को हटा दिया गया है, और 1 फरवरी 2026 से इटरनल के नए MD CEO कौन बन जाएंगे? अलविंदर सिंह ढींढसा। और हटा किसे दे रहे हैं? दीपेंद्र गोयल को हटा रहे हैं। दुनिया में ग्रीन AI पर पहली बार इंटरनेशनल समिट हो रही है, ग्रीन AI पर हो रही है। तो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, UAE ने डिक्लेयर किया है 2026 को ईयर ऑफ फैमिली। हमारी मन की बात में मोदी जी ने UAE की तारीफ की थी। UAE के राष्ट्रपति भारत आए थे, मुझे बताइए UAE के जो राष्ट्रपति भारत आए थे वो कौन है? भारत आए थे प्रेसिडेंट ऑफ UAE, उनका नाम था शेख मोहम्मद बिन जायद अल नान। ये भारत आए थे। इन्होंने UAE के लिए 2026 वर्ष का नाम क्या रख दिया है? मोहम्मद, ये कौन नाम है? मोहम्मद बिन जायद अल नान है। आप मुझे बताएंगे, भारत ने 2026 वर्ष के 2 नाम दिए हैं। भारत ने 2026 वर्ष के जो नाम दिए हैं, इंडिया ने रखा है इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। भारत ने 2026 वर्ष का नाम रखा है इंडिया आसियान ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन रखा है। वैसे UAE ने इस साल का नाम रखा है ईयर ऑफ फैमिली। इंडियन आर्मी ने इस साल का क्या नाम रखा है? इंडियन आर्मी ने इस साल का नाम रखा है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इंडियन आर्मी की इस साल का नाम है। तो बहुत सारे नाम हैं इन सालों के। और हम देखेंगे, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला है खेल क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। मैं आपको भी एक पूरी लिस्ट दिखाऊंगा किन किन को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिला है। फिर हम देखेंगे आज की इस क्लास में, अभिनेता R माधवन को मिला है पद्मश्री। R माधवन वही है जो कि 3 इडियट में होते हैं, फरहान होते हैं, जिन्हें फोटोग्राफी का शौक होता है। इसे पद्मश्री मिला है, भारत का चौथा बड़ा हाईएस्ट सिविल अवार्ड। फिर हम देखेंगे एक्टर धर्मेंद्र को भारत का दूसरा सिविल अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। फिर हम देखेंगे एजिस्टा स्पेस लिमिटेड ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट निर्माण संयंत्र खोला है। भारत का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है साणंद, गुजरात में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटेलाइट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक प्लांट फैक्ट्री लगी है, साणंद गुजरात में लगी है। कौन सी कंपनी लगा रही है? एजिस्टा। RXIL की बात करेंगे। RXIL जो है ये इंटरिम डिविडेंड देने वाला भारत का सबसे पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बना। ट्रेड्स क्या होता है? आइए देखते हैं, हम ट्रेड्स को देखते हैं। ट्रेड्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। MSMEs के लिए इसको शुरू किया गया है। MSMEs में क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जब वो किसी को उधार सामान दे देते हैं तो उनसे रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। पैसे जो होते हैं वो थोड़े लेट हो जाते हैं। अब उनके पास वर्किंग कैपिटल होती नहीं, नया सामान बनाने के लिए पैसे होते नहीं, लोन जल्दी से मिलता नहीं। तो उन्होंने जिन आदमियों से पैसे लेने हैं,
जो रिसीवेबल है उनके, जिससे पैसे उनको लेने हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट पे मतलब जैसे किसी से 1 लाख रुपए लेना है, वो कहता है कि मैं 2 महीने बाद दूंगा। आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाइए कि मैंने उस आदमी से 1 लाख रुपए लेना है, 2 महीने बाद देगा, कृपया आप मुझे आज ही 95,000 रुपए दे दीजिए, 90,000 रुपए दे दीजिए। ये उस आदमी को 90,000 रुपए दे देंगे और उससे 1 लाख रुपए 2 महीने बाद ले लेंगे। तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, गोल्डन डोम इसका नाम है। तो गोल्डन डोम फॉर अमेरिका, ये अमेरिका के आसमान की रक्षा करेगा मिसाइलों से, ड्रोन से। पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट इंदर आईएस बिंद्रा 1993 से 1996 तक क्रिकेट के अध्यक्ष बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके जमाने में क्रिकेट ने बड़ी तरक्की की, भारतीय क्रिकेट ने काफी तरक्की की। और आईसीसी के उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष थे इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर ही ग्रंथ कुटीर नामक ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत की 11 क्लासिकल जो लैंग्वेज हैं, उनके जो भी ग्रंथ हैं, उनके जो भी पुराने होली बुक्स हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है। एक आपके सामने ये हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिखाई दे रही है, सीता अशोक शेलके को मिला है। इसने बहुत सारे लोगों को तैयार किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जब भी एक केरल के अंदर एक जगह है वायनाड में हर साल क्या आती है, बाढ़ आती है, लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इसने वहां के लोगों को ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार किया है कि क्या क्या करना चाहिए जब कभी बाढ़ आ जाए, लैंडस्लाइडिंग हो तो क्या करना चाहिए। देखो, एक अकेला क्या कर सकती है, ये अकेली थोड़ी बाढ़ को रोक सकती है, इसके पास एक टीम है। इसको इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का अवार्ड दिया है। और एक सिक्किम के अंदर भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक संस्था है, उसको भी मिला है, 2 लोगों को मिला है। और एक वरिष्ठ पत्रकार, बीसीसीआई के प्रेजेंटर, न्यूज देते थे, न्यूज एंकर भी थे, मार्क टली, इनका निधन हो गया है। इनका एक प्रसिद्ध जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ इनका जो इंटरव्यू है वो काफी चर्चाओं में रहता है। मतलब इन्होंने उस समय में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की, इन्होंने उस समय ये भारत में काफी एक्टिव थे, जवान थे। इनकी रिपोर्टिंग बीसीसीआई की रिपोर्टिंग होती थी, क्योंकि यही मीडिया होता था जिससे वो दिखा पाते थे। ये आप देख सकते हैं, वेनेजुएला में तेल क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब फॉरेन कंपनी भी आ सकती है तेल निकालने के लिए। तो ये है वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम थे। और ये एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में बारामती एक जगह पर इनका एक प्लेन क्रैश हुआ है। और ये प्लेन जब ये उतर रहे थे तो ये इनको वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई सूचना नहीं मिली और बताते हैं कि इनका प्लेन क्रैश हो गया। अभी काफी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर बारामती जो जगह है, पुणे के पास में जो जगह है, वहां पर अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ तो फिर एयरपोर्ट को शुरू क्यों किया गया? तो बहुत बड़ी हमारे लिए क्षति है कि अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। अंडमान निकोबार का जो ये पोर्ट है, इसका नाम है माया बंदर नाम से पोर्ट है। इसको स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर की मंजूरी दे दी गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस बंदरगाह को 129 लगभग करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्ट बना है बंदरगाह। ये है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया है। चंद्रकांत लहरिया WHO में काम करते थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करते थे, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इनकी जो रिसर्च है उस पर इनको एक प्राइज दिया गया है और ये ऐसा पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन हैं। तो इनकी रिसर्च जो है हेल्थ से रिलेटेड है और इनको जो प्राइज मिला है विले रिसर्च हीरोज अवार्ड है। विले रिसर्च हीरो अवार्ड है, ये रिसर्चर्स को ये अवार्ड मिलता है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को संभालता है, चाहे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो, जैसे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसे हमारी दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने घोषित किया है। ये भारत की 16वीं ICH थी। भारत की 44 वर्ल्ड हेरिटेज भी यूनेस्को की सूची में है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज भी है। इसके अलावा यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की गीता और नाट्य शास्त्र को पिछले साल मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, जो गीता में बहुत सारा ज्ञान है, तो गीता को भी शामिल किया है। अभी भारत के यूनेस्को में हमारे जो राजदूत हैं उनका नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा। उन्होंने मेघालय के अंदर एक लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग रूट जो ब्रिज है वो किसी आदमी ने नहीं बनाया, वो पेड़ों ने बनाया है। कहते हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं ना, पेड़ उनकी भाषाएं समझते हैं। तो मेघालय के अंदर 2 जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया। इन दोनों ने पेड़ों को कहा कि तुम हमें एक रास्ता बना के दो, एक ब्रिज बना के दो। बहुत बड़ी नदी थी, उसको पार करना था। धीरे धीरे पेड़ों ने, आपको अगर देखेंगे फोटो में देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा, लिविंग रूट। आप देखेंगे ये जो पेड़ है, लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय के जो पेड़ हैं, आप देखेंगे ये जो पेड़ हैं, ये जो रास्ते हैं, ये मानव को किसने बना के दिए हैं? पेड़ों ने बना के दिए हैं। ऐसा एक नहीं है, ऐसा बहुत सारे पेड़ों के द्वारा ब्रिज बना के दिए गए हैं।
इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के लिए हमने 2026-27 के लिए नॉमिनेट किया है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करो। मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज है ये, तो इसको हमने नाम भेजा है। देखेंगे भारत की जो रेलवे ने विशाखापट्टनम के अंदर एक रोबोट लगाया है, ह्यूमरॉइड लगाया है, रोबोट लगाया है, उसका नाम है ASC अर्जुन। वो रोबोट जो है अपने आप ही करता है, अनाउंसमेंट करता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में बता देता है कि ये यहाँ से जाएगी, ये ट्रेन ऐसे जाएगी, उसको इन्फॉर्मेशन दे दो, वो अपने आप ही सारी जानकारी बोलता रहता है। तो भारतीय रेलवे का पहला रोबोट जो है ASC अर्जुन उसका नाम है, ये लॉन्च किया गया है।